सो दोस्तों यहाँ पे जो पहला टॉपिक है वो है जी रेंज ऑफ नंबर्स एंड ओवरफ्लो। वो कह रहा है आपको नंबर्स की रेंज का पता हो और ओवरफ्लो क्या होता है इसका पता हो। अब पेपर में ये क्वेश्चन किस तरह से आपको आ सकता है। पेपर में सर आपको शॉर्ट क्वेश्चन में ये पूछ सकते हैं कि व्हाट इज ओवरफ्लो विद वन और टू एग्जाम्पल्स। ठीक है, तो आप ओवरफ्लो को कैसे बयान करोगे। रेंज ऑफ नंबर का तो आपको पता है। रेंज ऑफ नंबर किसे कहते हैं कि मतलब किसी नंबर की रेंज कितनी है, मतलब कहाँ से लेकर कहाँ तक है। और ये रेंज ऑफ नंबर हमने पीछे लेक्चर 2 के लास्ट में पढ़ा था। ये देखें, आपको 3 तरह की फॉर्म बताई गई थी कि अगर डेसिमल नंबर जो होती है उसकी जो रेंज होती है उसके अंदर अगर मान लो साइन मैग्नीट्यूड फॉर्म हो तो उसकी रेंज कहाँ से लेकर कहाँ तक होती है, -7 से लेकर कहाँ तक, +7 तक होती है। तो यही बेसिकली होती है रेंज ऑफ नंबर। इस तरह टूज कंप्लीमेंट फॉर्म की रेंज कहाँ से लेकर कहाँ तक होती है, -8 से लेकर कहाँ तक, +7 तक। ठीक है, इसी तरह अनसाइंड फॉर्म की रेंज कहाँ से लेकर कहाँ तक होती है, अनसाइंड फॉर्म की रेंज होती है 0 से लेकर +7 तक। ठीक है, तो ये इसे हम कहते हैं रेंज ऑफ नंबर्स। अब उसने कहा ओवरफ्लो क्या होता है। तो ओवरफ्लो को दोस्तों आप पेपर में अगर शॉर्ट क्वेश्चन में आते तो आप किस तरह से उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो पहले आप 2-3 लाइंस में उसकी डेफिनेशन बताओगे ओवरफ्लो की अपनी वर्डिंग में इंग्लिश में, और उसके बाद आप उसकी एक या दो एग्जाम्पल दे सकते हो। एग्जाम्पल आपने बताया किस फॉर्म में देनी है, इन्हीं 3 फॉर्म्स के अंदर। यहाँ आप एग्जाम्पल साइन मैग्नीट्यूड फॉर्म के अंदर देंगे, या आप एग्जाम्पल जो है वो टूज कंप्लीमेंट फॉर्म के अंदर देंगे, या आप एग्जाम्पल जो है वो अनसाइंड फॉर्म के अंदर देंगे। सर ने यहाँ पे जो एग्जाम्पल हमें दी है ना ओवरफ्लो के लिए, वो हमें सर ने 2 फॉर्म के अंदर दी है। बोला कौन कौन सी फॉर्म के अंदर, सर ने हमें दी है एक अनसाइंड फॉर्म के अंदर और एक दी है टूज कंप्लीमेंट फॉर्म के अंदर। तो आप भी पेपर के अंदर आपकी मर्जी है, आप अनसाइंड फॉर्म में एग्जाम्पल देना चाहते हो ओवरफ्लो की तो दे सकते हो, आप चाहो टूज कंप्लीमेंट फॉर्म में एग्जाम्पल देना चाहते हो तो इसमें भी आप एग्जाम्पल टू ओवरफ्लो की जो है वो दे सकते हो। चलिए मैं आपको पहले अनसाइंड फॉर्म की एक एग्जाम्पल जो है वो ओवरफ्लो के अंदर देकर दिखाता हूँ, फिर मैं आपको लास्ट पे ओवरफ्लो की डेफिनेशन उर्दू में बताऊंगा, आप फिर उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट खुद कर लीजिएगा। बाकी यहाँ पे इंग्लिश में वैसे लिखा हुआ है ओवरफ्लो के बारे में, आप यहाँ से भी इसको भी पढ़ सकते हैं। ये देखें ये लिखा हुआ है, आप इसको भी जो है पढ़ के लिख सकते हैं ओवरफ्लो के बारे में। अब आपको एग्जाम्पल देता हूँ। एक बात का दोस्तों आपने ख्याल रखना, जो भी आपने ओवरफ्लो की एग्जाम्पल देनी है वो इन्हीं 3 फॉर्म्स में से किसी में से देनी है। तो मैं यहाँ पे आपको अनसाइंड फॉर्म में से दूंगा। और एक और चीज़ जो आपने ख्याल रखना है, जब आप एग्जाम्पल देंगे ना ओवरफ्लो की, तो जिस फॉर्म को आप टारगेट करेंगे उस फॉर्म की जो रेंज है ना, उस फॉर्म की जो रेंज है उसी रेंज में से आप वैल्यू कोई ना कोई पिक करेंगे डेसिमल की। ठीक है, तो चलिए मैं यहाँ पे आपको देने जा रहा हूँ जी एग्जाम्पल ओवरफ्लो की, और मैं जिस फॉर्म को टारगेट करूंगा वो है जी अनसाइंड फॉर्म। अब अनसाइंड फॉर्म की रेंज मैंने अभी आपको बताई थी 0 से लेकर +7 तक होती है। इसका मतलब मैं यहाँ पे अनसाइंड फॉर्म की एग्जाम्पल देने के लिए जो जो इनपुट नंबर यूज करूंगा एग्जाम्पल के अंदर, एग्जाम्पल देने के लिए ना आपको 2 इनपुट नंबर की ज़रूरत है। तो मैं यहाँ पे 2 इनपुट नंबर यूज़ करूँगा। कौन-कौन से, मान लो एक मैं यूज़ करता हूँ 5, +5, ठीक है? और एक मैं यूज़ करूँगा अनसाइंड के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव नहीं होता, आपको ये भी पता होगा कि अनसाइंड के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव की कोई कांसेप्ट नहीं होता। तो इसलिए मैंने, क्योंकि यहाँ पे इसकी रेंज कहाँ से लेकर कहाँ तक है, 0 से लेकर 7 तक, तो इसमें देखो कोई भी पॉजिटिव और नेगेटिव का कांसेप्ट नहीं है। सो यहाँ पे मैं दोस्तों एक लूँगा इनपुट के लिए 5 और एक लूँगा मैं मान लो 4, ठीक है? चलो जी यहाँ पे करके दिखाता हूँ आपको। तो ये मैंने एक इनपुट ली, इनपुट नंबर 1 5 लिया और इनपुट नंबर 2 मैंने मान लो ले लेता हूँ 4, ठीक है? अब ये जो 2 इनपुट आपने मतलब कलेक्ट की हैं अनसाइंड फॉर्म में से, उसकी रेंज में से, इनको आप करो प्लस, इनको क्या करो, प्लस करो। अब देखो अगर जनरली मैं इनको इनको प्लस करूँ तो क्या जवाब आएगा, 5 + 4 जवाब क्या आता है, 9। क्या जवाब आता है, 9 आता है, ठीक है? मुझे ये बताएं, क्या ये 9 जो आंसर आया आपका, क्या ये आपकी जो जो आपने एग्जांपल दी है अनसाइंड फॉर्म की, क्या अनसाइंड फॉर्म की रेंज के अंदर 9 है कहीं पे? नहीं, 9 नहीं है। तो यानी अगर दोस्तों आप जो एग्जांपल दो और उस एग्जांपल के अंदर जो आपका रिजल्ट आए, वो रिजल्ट अगर आपने जिस फॉर्म को टारगेट किया एग्जांपल देने के लिए अगर उसकी रेंज में मौजूद ना हो तो इसको ही कहते हैं ओवरफ्लो। तो देखें आपकी जो आंसर है वो क्या कर गया है, ओवरफ्लो कर गया। यानी आपकी जो मुतलका रेंज थी अनसाइंड फॉर्म की, जो क्या थी, मुतलका रेंज थी, उससे बाहर निकल गया, क्योंकि उसकी मुतलका रेंज कितनी थी, 0 से लेकर +7 तक। लेकिन हमारा आंसर तो +9 आया, तो +9 तो उसकी रेंज में मौजूद नहीं है, लिहाजा दिस इज अ ओवरफ्लो कंडीशन या ओवरफ्लो सिनेरियो। ठीक है, ये इसे हम कहते हैं ओवरफ्लो कर देना। ठीक है, एक एग्जांपल होगी, समझ आइए एक एग्जांपल की। चलिए अब दूसरी एग्जांपल देता हूँ। दूसरी एग्जांपल मैं दूंगा टूज कंप्लीमेंट फॉर्म में से। तो टूज कंप्लीमेंट फॉर्म की रेंज कहाँ से लेकर कहाँ तक होती है, -8 से लेकर +7 तक। ठीक है, तो मैं यहाँ पे यूज करूंगा दोस्तों, अब मैं दूसरी एग्जांपल देने जा रहा हूँ टूज कंप्लीमेंट फॉर्म में से। तो टूज कंप्लीमेंट फॉर्म में से मैं कोई सी 2 वैल्यू पिक कर लेता हूँ उसकी रेंज में से।
तो टूज कम्प्लीमेंट फॉर्म की रेंज ये है -8 से लेकर +7 तक। तो मैं इसमें से दो दो नंबर कोई भी फेच कर लेता हूँ। तो मान लो एक में फेच कर लिया 5 और एक मैंने फेच कर लिया मान लो जैसे 6, ठीक है। मान लो ये मैंने फेच कर लिया, ठीक है, 5 और 6। तो चलिए मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ +5 और +6। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ क्या बोला मैंने लिखा यहाँ पे, मैंने एक वैल्यू फेच किया +5 और एक मैंने वैल्यू फेच किया पॉजिटिव क्या बोला 6, ठीक है, ये मैंने फेच किया। अब दोस्तों अगर आप इसको जनरल सॉल्व करो तो क्या आंसर आएगा इसका? इसका आंसर क्या आएगा जनरली? अगर इसको मैं सॉल्व करूँ +5 और +6 को, तो आंसर क्या आएगा? 6 + 5 कितना होता है? 11। कितना होता है? 11। तो आंसर आया +11। तो मुझे ये बताएं, ये जो आपका आंसर आया इसको आप बाइनरी में भी सॉल्व कर सकते हो। जैसे देखो मान लो अगर आप कहते हो मुझे इसको डेसिमल में सॉल्व नहीं करना है, इसको बाइनरी में एग्जांपल में सॉल्व करना है, तो कर सकते हो आप। वो भी कैसे? +5 की बाइनरी वैल्यू क्या होती है? टूज कम्प्लीमेंट में देखना आपने, ये टूज कम्प्लीमेंट की लाइन है। इस टूज कम्प्लीमेंट में देखें +5 जो है उसकी बाइनरी वैल्यू क्या है? तो उसकी बाइनरी वैल्यू है 0101। तो लिखें यहाँ पे 0101, लिखें यहाँ पे 0101। तो इसकी मैं बाइनरी वैल्यू लिख लेता हूँ यहाँ पे 0101। उसके बाद +6 की बाइनरी देखें क्या है? तो +6 की बाइनरी है जनाब यहाँ पे 0110। तो लिख लो यहाँ पे 0110। चलो अब इसको करो एडिशन, क्योंकि हमने एडिशन करनी है ना उसकी, क्योंकि हमने ओवरफ्लो बयान करने के लिए इसको ऐड करना है दोनों को। तो ऐड करें जी ऐड। 1 और 0 कितना जवाब आता है? 1। बाइनरी में एडिशन आप कर रहे हो ना, तो 1 + 0 जवाब आया 0, 0 + 1 जवाब आया 0, ओ सॉरी 1, 1 + 1, 1 + 1 कितना होता है? 2। ये 2 डेसिमल का है, लेकिन हमने बाइनरी में एडिशन करनी है। तो अगर आपका आंसर 2 है तो 2 की बाइनरी क्या होती है? 10। 2 की बाइनरी होती है 10। तो 10 का 0 हम यहाँ पे लिखेंगे, 1 आगे कैरी चला जाएगा। वो 1 और ये 0 + 0 कितना हो गया? 1 + 0 + 0 जवाब आया 1। तो आंसर क्या है? 1011, 1011। एक्चुअल आंसर क्या आना चाहिए था? एक्चुअल आंसर आना चाहिए था क्या बोला? 11। एक्चुअल आंसर आना चाहिए था 11। लेकिन हमारा आंसर क्या है? ये बाइनरी किसकी है? ये अब देखो ये बाइनरी किसकी है? 1011। ये बाइनरी किसकी है? देखते हैं 1011 किसकी बाइनरी है। ये देखें 10, ये देखें ये लिखी हुई है टूज कम्प्लीमेंट फॉर्म के अंदर 1011 जो बाइनरी है ये किसकी है? -5 की। तो इसका मतलब है हमारा आंसर यहाँ पे क्या आया? अगर इस बाइनरी के लिहाज से हम आंसर देखें तो इस बाइनरी के अकॉर्डिंग जो है हमारा आंसर क्या है? -5। लेकिन एक्चुअल आंसर क्या क्या आना चाहिए था? हमारा एक्चुअल आंसर आना चाहिए था 11। ठीक है, तो ये बेसिकली दोस्तों हमने क्या किया, हमने ये डिटरमाइन भी कर लिया। यहाँ पे देखें ये देखें हमारा आंसर क्या है? गलत आया। तो दोस्तों अगर जो आपका एक्चुअल आंसर है वो कुछ और हो, और जो आपका आंसर एडिशन करने के बाद जो आपने फाइंड किया वो कुछ और हो, तो आप समझो कि यहाँ पे ओवरफ्लो प्रॉब्लम जो है वो पाई जा रही है। ठीक है, तो ये ओवरफ्लो प्रॉब्लम को चेक करने का तरीका है, और ये ओवरफ्लो मैंने एग्जांपल दी थी आपको। ठीक है, तो ये ओवरफ्लो की एग्जांपल है, और ये ओवरफ्लो चेक करने का तरीका है कि यहाँ पे ओवरफ्लो पाया जा रहा है कि नहीं पाया जा रहा। तो अगर आपका एक्चुअल आंसर और जो आपका आंसर आया है अभी एडिशन करने के बाद, वो अगर दोनों डिफरेंट हो, तो आप समझो यहाँ पे ओवरफ्लो कंडीशन जो है वो पाई जा रही है, प्रॉब्लम सॉरी। ठीक है, तो यही सारे यहाँ पे समझाया। ये देखें सबसे पहले यहाँ पे देखें, ये सारे ने एग्जांपल दी है ओवरफ्लो की। ओवरफ्लो क्या, ये सॉरी ये एग्जांपल नहीं दी, ये सर कह रहे हैं चेक कैसे करते हैं। ये देखें लिखा हुआ है डिटरमाइन ओवरफ्लो कंडीशन फॉर टूज कम्प्लीमेंट नंबर्स, कि अगर टूज कम्प्लीमेंट नंबर के अंदर आपने ओवरफ्लो कंडीशन जो है वो डिटरमाइन करनी हो, फाइंड करनी हो कि यहाँ पे ओवरफ्लो कंडीशन पाई जा रही है कि नहीं पाई जा रही, तो इस तरह से आप फाइंड कर सकते हो। तो ये देखो मैंने आपको पूरा फाइंड करने का तरीका समझा दिया। ठीक है, और उसके बाद ये जो मैंने आपको ये जो एग्जांपल दी थी ना ओवरफ्लो की, ये देखें ये सारे दी हुई है यहाँ पे भी। ये देखो सर कह रहे हैं अगर 2 को अगर आप 7 के साथ प्लस करो तो जवाब आता है 9, और 9 जो है वो हमारी अनसाइंड रेंज में मौजूद नहीं होता। ये देखो यहाँ पे अनसाइंड रेंज के अंदर 9 कहीं भी मौजूद नहीं है। ठीक है, चलें जी, तो मैंने आपको दोनों टॉपिक करवा दिए हैं गौर से, उम्मीद है आपने समझ लिए होंगे। ये एग्जाम्पल भी आपको समझ आ गई है, और ये आपने जो डिटरमाइन करने का तरीका बताया ये भी आपको समझ आ गया होगा। ठीक है जी, चलें जी, समझ आ गई है। नेक्स्ट चलते हैं जी। नेक्स्ट है जी फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स। ये जो दोस्तों अब आपको टॉपिक करवाने जा रहा हूँ ना, ये आपके सिर्फ एमसीक्यूज के लिहाज से इंपॉर्टेंट है, तो इनको आपने सिर्फ जस्ट रीड करना है, कंसेप्ट लेना है, बाकी इनको रटा लगाने की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा यहाँ पे देखें, वो कहता है जी अगर मान लो आपके पास एक बहुत बड़ी फ्लोटिंग वैल्यू है, एक बहुत बड़ी फ्लोटिंग वैल्यू है, तो उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे ये देखो यहाँ पे ना एक वैल्यू लिखी हुई है, और इस वैल्यू को उसने एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखा हुआ है।
इसको किस में लिखा हुआ है, एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखा हुआ है। अब सवाल ये पैदा होता है कि हम फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स के अंदर एक्सपोनेंट फॉर्म कब लिखते हैं। दोस्तों हम एक्सपोनेंट फॉर्म तब लिखते हैं जब हमारी जो वैल्यू है वो बहुत बड़ी हो, यानी बहुत बड़ी वैल्यू हो। जैसे यहाँ पे देखो, अब ये 10 की पावर 19 का मतलब क्या है, 10 की पावर 19 का मतलब ये है कि 10 के बाद 19 जीरो लगेंगे। देखो 19 जीरो जब लगेंगे तो कितनी बड़ी ये वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। तो इसलिए जब बहुत बड़ी लार्ज वैल्यू हो ना, तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम ये एक्सपोनेंट फॉर्म यूज करते हैं, ठीक है। लेकिन अब सवाल ये पता होता है, ये तो डेसिमल वैल्यू है, ये एक डेसिमल वैल्यू है, तो डेसिमल वैल्यू को तो ठीक है आपने एक्सपोनेंट फॉर्म में लिख दिया। लेकिन जो बाइनरी वैल्यू होती है जिसमें 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 होता है, उसको हम अगर बहुत बड़ी, मान लो कि अगर आपके पास एक बहुत बड़ी जो है वो बाइनरी फॉर्म लिखी हुई है, बाइनरी के अंदर वैल्यू लिखी हुई है, तो उसको आप कैसे जो है वो रिप्रेजेंट करोगे शॉर्ट फॉर्म में। तो उसका फिर तरीका दोस्तों ये होता है कि ये देखें यहाँ पे फिर लिखा हुआ है कि हम अपनी बहुत लार्ज जो बाइनरी वैल्यू होती है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए 32 बिट जो है सिंगल प्रिसिशन यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, 32 बिट सिंगल प्रिसिशन यूज करते हैं। अब ये 32 बिट का क्या मतलब है, 32 बिट का मतलब दोस्तों ये है कि आप अपनी लार्ज बाइनरी वैल्यू को रिप्रेजेंट करने के लिए 32 बिट का इस्तेमाल करते हो, ठीक है। और उस 32 बिट का हम डिवीजन कैसे की हुई है, देखो उस 32 बिट में से जो एक बिट होती है ना, जो पहली बिट होती है उसको हम कहते हैं साइन बिट। क्या कहते हैं उसको, साइन बिट कहते हैं। पहली बिट साइन बिट कहलाती है। और वो साइन बिट क्या करती है, साइन बिट बेसिकली ये बताती है कि आपका जो ये जो बाइनरी वैल्यू लिखी हुई है ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। अगर वो जीरो होगी स्टार्टिंग के ऊपर, मतलब जो आपका साइन बिट है फर्स्ट वाली, अगर वो जीरो होगी तो वो उसका मतलब है आपकी वैल्यू पॉजिटिव है, और अगर वो 1 होगी तो उसका मतलब है आपकी वैल्यू नेगेटिव है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो 8 बिट होती हैं, नेक्स्ट जो 8 बिट होती हैं, ये देखिए लिखा हुआ है, नेक्स्ट 8 जो बिट होती हैं वो रिप्रेजेंट करती हैं आपकी एक्सपोनेंट फॉर्म को। एक्सपोनेंट फॉर्म मीन, ये मैंने आपको अभी भी बताया था कि मान लो आपने लिखा ना 2 की पावर 5, तो ये जो आप लिख रहे हो ना 2 की पावर 5, ये जो पावर 5 लिख रहे हो दिस इज एक्सपोनेंट, इसको कहते हैं एक्सपोनेंट। तो इस एक्सपोनेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, 8 बिट का इस्तेमाल करते हैं। कितने बिट का, 8 बिट का इस्तेमाल करते हैं एक्सपोनेंट को। तो ये आपको एमसीक्यूज बड़ा इंपॉर्टेंट बन सकता है आपका, तो इसलिए आपको क्या है, ये आपने समझना सिर्फ एमसीक्यूज के हवाले से। नेक्स्ट नेक्स्ट कहता है जो बाकी रिमेनिंग 23 बिट बची है ना, वो रिप्रेजेंट करती हैं आपके मंटीसा को। किसको, मंटीसा को, जिसको हम मैग्नीट्यूड भी कहते हैं। अब ये मंटीसा क्या होता है दोस्तों, मान लो आपकी आपकी एक वैल्यू है बाइनरी के अंदर 101, तो ये जो वैल्यू है ना बाइनरी वाली, इसको कहते हैं मंटीसा या मैग्नीट्यूड। समझ आई बात की, चलें जी। तो उम्मीद आपको समझ आ गई होगी। तो बाइनरी के अंदर एक बहुत बड़ी बाइनरी वैल्यू को रिप्रेजेंट करने के लिए हम 32 बिट का इस्तेमाल करते हैं, और उस 32 बिट में से फर्स्ट बिट जो है वो साइन बिट होती है जो कि पॉजिटिव या नेगेटिव को रिप्रेजेंट करती है। नेक्स्ट 8 बिट जो है वो एक्सपोनेंट को रिप्रेजेंट करती हैं, और नेक्स्ट 23 बिट जो है वो हमारी मैग्नीट्यूड या फिर मंटीसा को रिप्रेजेंट करती हैं। ठीक हो गया, चलें जी, ये भी आपको कर दिया, आपने कर लिया। नेक्स्ट चलते हैं जी। नेक्स्ट वो कहता है अगर आपके पास डेसिमल नंबर हो, ये मैंने ये किसके लिए था, 32 बिट किसके लिए है, बहुत बड़ी बाइनरी नंबर के लिए। और अगर आपके पास डेसिमल नंबर हो बहुत बड़ा, तो उसको ऐसे हम रिप्रेजेंट करते हैं। उसको 200 रिप्रेजेंट करने के लिए हम कितने बिट का इस्तेमाल करते हैं, कितने डिजिट का, 15 डिजिट का इस्तेमाल करते हैं। उन 15 डिजिट में से जो पहला डिजिट होता है ना, वो आपकी साइन बिट होती है जो पॉजिटिव या नेगेटिव को रिप्रेजेंट करती है। नेक्स्ट 2 जो डिजिट होते हैं वो आपके एक्सपोनेंट को शो करते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट जो 12 डिजिट्स होते हैं वो आपके रिप्रेजेंट करते हैं डेसिमल के अंदर आपकी मंटीसा को या फिर मैग्नीट्यूड को, ठीक है। तो ये आपने फर्क याद रखना है कि बाइनरी के अंदर ये सिनेरियो होता है, ये जो मैंने आपको सिखाया, और डेसिमल बहुत बड़ी वैल्यू को रिप्रेजेंट करने के लिए 15 डिजिट होते हैं, जिसका ये सिनेरियो मैंने आपको सिखाया, ठीक है। तो ये दोनों सिनेरियो में आपने डिफरेंस याद रखना है। सर आपको एमसीक्यू में पूछ सकते हैं कि डेसिमल में कितने डिजिट के साथ हम रिप्रेजेंट करते हैं अपनी डेसिमल वैल्यू को, और बाइनरी के अंदर हम कितने डिजिट के साथ उसको, या कितनी बिट के साथ। यहाँ पे एक और डिफरेंस याद रखिए, यहाँ पे बाइनरी के अंदर बिट्स हैं और डेसिमल के अंदर डिजिट्स हैं, ये भी याद रखिएगा, ये भी डिफरेंस याद रखिएगा, ठीक है। चलें जी, नेक्स्ट चलते हैं। इतना डिटेल से क्यों बता रहा हूँ, ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए, कोई कंफ्यूजन आपको रहे। चलें, अब यहाँ पे दोस्तों आपको ना सर ने एक वैल्यू दी है, और सर कह रहे हैं इसको ना एक्सपोनेंट फॉर्म में लिख के दिखाओ। तो चलें लिख के दिखाते हैं सर को एक्सपोनेंट फॉर्म में। ये वैल्यू क्या जी, 6918। चलें लिखते हैं यहाँ पे क्या वैल्यू है जी, यहाँ पे लिखते हैं क्या वैल्यू है, 6918, यही वैल्यू थी ना 6918, हाँ 6918। उसके बाद पॉइंट 3125, 3125 पॉइंट 3125, ये वैल्यू है जी आपके डेसिमल में। अब इसको आपने कन्वर्ट करना है एक्सपोनेंट फॉर्म में। दोस्तों एक्सपोनेंट फॉर्म अगर आपने किसी भी वैल्यू की एक्सपोनेंट फॉर्म बनानी हो ना, तो बना के करते हैं। सबसे पहले ये देखते हैं जो पॉइंट है, जो फ्लोटिंग पॉइंट है वो कहाँ पे है। अगर तो वो फ्लोटिंग पॉइंट आपकी वैल्यू जो गिवन है आपको उसके फर्स्ट डिजिट के बाद है, तो फिर तो ठीक है,
उसके फर्स्ट डिजिट के बाद है तो फिर तो ठीक है, फिर आपकी ऑलरेडी वैल्यू जो है वो स्मॉल ही है। लेकिन अगर दोस्तों आपका जो डेसिमल पॉइंट है, अगर वो आपके फर्स्ट डिजिट के बाद नहीं है, जैसे यहाँ पे देखो इस सूरत में क्या हो रहा है, आपका जो डेसिमल पॉइंट है वो यहाँ पे मतलब 4 डिजिट के बाद है, 1 2 3 4 डिजिट के बाद है। तो इसका मतलब ये आपकी एक बड़ी वैल्यू है। फर्ज कर लेते हैं ये एक बड़ी वैल्यू है। तो फिर दोस्तों इसको इस बड़ी लार्ज वैल्यू को स्मॉल कैसे करते हैं? ये जो फ्लोटिंग पॉइंट है ना, इसको उठाकर अपने फर्स्ट डिजिट के बाद ले जाते हैं। इसको कहाँ ले जाते हैं? उठाकर अपने फर्स्ट डिजिट के बाद आप ले जाओ। जब हम इसको फर्स्ट डिजिट के बाद लेके जाएंगे तो ये वैल्यू नई जो बनेगी वो क्या बनेगी भला? वो बनेगी 6.9 सॉरी 9.189183125 ये वैल्यू आपकी नहीं बनेगी। ठीक है, और इसको आप एक्सपोनेंट फॉर्म में कैसे लिखोगे? उसके लिए आप लिखोगे इनटू 10 की रेज पावर। 10 की रेज पावर कितनी आएगी? अब ये कैसे पता चलेगा यहाँ पे 10 की रेज पावर कितनी आएगी? दोस्तों बड़ा आसान है, आप ये देखो जो एक्चुअल वैल्यू के अंदर पॉइंट था वो आप कितने डिजिट पीछे लेके गए हो? वो आप यहाँ पे ये देखो आपका पॉइंट यहाँ पे था, तो आप उसको कहाँ पे लेके गए हो? आप उसको यहाँ पे लेके गए हो, तो कितने डिजिट आप उसको बैक ले गए हो? तो आप उसको ले गए हो कितने डिजिट बैक? 1 2 3 डिजिट उसको बैक ले गए हो। तो यहाँ पे जितने डिजिट आप पॉइंट को पीछे ले गए हो उतनी यहाँ पे 10 की पावर आ जाएगी। समझ आएगी बात की? चलें जी, तो ये देखो आपकी वैल्यू जो है स्मॉल हो गई है। और आपको ये भी ये अब आप सोच रहे हो कि ये स्मॉल कैसे हुई है? देखो आपको ये भी पता है कि पॉइंट के बाद जो है आप 2 डिजिट भी पॉइंट के बाद लिखो तो वो आपकी एग्जैक्ट ओरिजिनल वैल्यू ही होती है। मान लो अगर आप इसको ऐसे भी लिखोगे ना, और आपको पता है मैक्सिमम पॉइंट के बाद 4 डिजिट मैक्सिमम लिखते हैं। देखो आप इसको अगर ऐसे लिखो 6.9183 ऐसे लिखो इनटू इनटू 10 की रेज पावर 3, तो ये अभी भी आपका बिल्कुल ठीक आंसर है। ये देखो आपने शॉर्ट कर लिया अपनी वैल्यू को, ये देखो कि जो बहुत बड़ी वैल्यू थी उसको आपने स्मॉल कर लिया इस तरह से। ठीक है, अब आप सोच रहे होगे यार जब हमने इसको शॉर्ट किया है, अब आपका अगले माइंड में आपको जो अगला क्वेश्चन आएगा वो ये आएगा कि हमने इसको शॉर्ट तो ठीक है कर लिया, लेकिन हमारी जो ओरिजिनल वैल्यू थी वो तो चेंज हो गई है। तो नहीं, चेंज नहीं हुई। बोला कैसे? देखो अगर आप अब ये जो आपकी वैल्यू है 6.9183, अगर इसको आप मल्टीप्लाई करो 10 की रेज पावर 3 के साथ ना, तो आपकी ओरिजिनल वैल्यू वापस आ जाएगी। जो आपकी ओरिजिनल वैल्यू है ना वो वापस मतलब वही बन के आ जाएगी। अगर आप अभी चाहे कैलकुलेटर के ऊपर करके देख लो, 10 की रेज पावर 3 का मतलब क्या होता है कि मतलब 10 के बाद 3 जीरो लगेंगे। ठीक है, तो उसको आप मल्टीप्लाई करो इस वैल्यू के साथ 6.91383 के साथ, तो देखना आपकी एक्चुअल वैल्यू वापस आ जाएगी। ठीक है, जब आपकी एक्चुअल वैल्यू वापस आ जाएगी ना, तो फिर आपको कोई टेंशन नहीं है। देखा, तो कहने का मतलब ये है कि आपकी ये जो वैल्यू है, ये जो आपने एक्सपोनेंट फॉर्म में इसको लिखा है, ये बेसिकली गलत वैल्यू नहीं है। इसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे आपस में तो ये आपकी एक्चुअल वैल्यू वापस आ जाएगी। समझ आएगी बात की? चलें ये भी ठीक हो गया। अब यहाँ पे देखते हैं चल के, यहाँ पे देखो सर ने ये जो इसको इसको डिफाइन किया इसके अंदर 15 डिजिट्स के अंदर, ये कैसे सर ने इसको लिखा है? तो उसके लिए ना सर ने क्या किया, सर ने ना ये किया जनाब कि यहाँ पे ये तरीका आपको समझ आ गया। ठीक है, अब दोस्तों अगर मुझे ये जो पॉइंट है इसको बिल्कुल स्टार्टिंग में लेके जाना है। स्टार्टिंग में क्यों लेके जाना है? क्योंकि उसने कहा था जो आपको ओरिजिनल वैल्यू होती है ना उसको मेंटीसा या फिर मैग्नीट्यूड कहते हैं। तो इस पूरे के पूरे मैग्नीट्यूड को मुझे अपने मैग्नीट्यूड वाले फॉर्म के अंदर लिखना है, और मैग्नीट्यूड से पहले जो अगर कुछ भी नहीं हो तो वहाँ पे हम जीरो लगा देते हैं। तो यहाँ पे देखो मैंने अपनी तरफ से जीरो लगाया इसमें, 0 पॉइंट। ठीक है, अब देखो पॉइंट यहाँ पे था ना, अब इस पॉइंट को उठाकर मैं एक डिजिट फिर पीछे पीछे ले गया हूँ। एक डिजिट फिर पीछे क्यों लेके गया हूँ? क्योंकि मुझे अपनी इस पूरी की पूरी वैल्यू को एक्सपोनेंट में लिखना है। तो अपनी पूरी की पूरी एक्सपोनेंट में वैल्यू को लिखने के लिए आपको पॉइंट को बिल्कुल स्टार्टिंग में लेके जाना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो मैं अपने अगर पॉइंट को उठाकर स्टार्टिंग में ले जाऊंगा तो स्टार्ट पे अगर कुछ पॉइंट से पहले कुछ भी नहीं था, मैंने अपनी तरफ से जीरो लगा दिया, और उसके बाद बाकी रिमेनिंग वही वैल्यू आ गई 69183 इंटू 10 की रेज पावर कितनी आएगी? अब यहाँ पे देखो आपका पॉइंट कहाँ पे था? आपका पॉइंट था 4 डिजिट के बाद, और आप उस पॉइंट को बिल्कुल स्टार्ट पे ले गए हो, मतलब 4 डिजिट पीछे ले गए हो। तो अब यहाँ पे 10 की रेज पावर 4 आ जाएगा, क्योंकि आप इसको बिल्कुल पॉइंट को स्टार्ट पे ले गए हो, इसलिए 10 की रेज पावर 4 आया। यहाँ पे 10 की रेज पावर 3 क्यों आया था? क्योंकि आप बिल्कुल स्टार्ट में थे ले गए, आप बस अपने पॉइंट को फर्स्ट डिजिट के बाद आप ले गए थे, मतलब उसको 3 डिजिट पीछे ले गए थे, इसलिए यहाँ पे 10 की रेज पावर 3 आया था। लेकिन यहाँ पे अब हम बिल्कुल पॉइंट को स्टार्ट पे ले गए हैं, इसलिए यहाँ पे 10 की रेज पावर 4 आ गया। अब इसको मैं कैसे लिखूंगा? इसको दोस्तों इस तरह से लिखूंगा। देखो ये सबसे पहले हम ये देखेंगे, ये जो मैं वैल्यू गिवन थी ये पॉजिटिव थी या नेगेटिव थी? पॉजिटिव थी, तो हम पॉजिटिव के लिए क्या लगाते हैं? पॉजिटिव के लिए हम पॉजिटिव साइन यूज करते हैं डेसिमल के अंदर। तो ये देखो डेसिमल के अंदर आप पॉजिटिव के लिए पॉजिटिव लगाते हो, नेगेटिव के लिए नेगेटिव साइन लगाते हो। वो बाइनरी के अंदर हम जो है अगर पॉजिटिव वैल्यू तो 0 लगाते हैं, अगर नेगेटिव वैल्यू हो तो 1 लगाते हैं। ये आपने डिफरेंस, ये भी डिफरेंस याद रखना है कि अगर डेसिमल वैल्यू हो तो उसके अंदर पॉजिटिव के लिए पॉजिटिव सिंबल ही लगाते हैं और नेगेटिव के लिए नेगेटिव सिंबल ही लगाते हैं। और अगर आपकी वैल्यू बाइनरी हो
तो फिर उसके अंदर आप पॉजिटिव के लिए 0 लगाते हो और नेगेटिव के लिए 1 लगाते हो। ठीक है, ये भी डिफरेंस याद रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट डिफरेंस बताया आपको। अच्छा नेक्स्ट देखें, अब आपकी वैल्यू किस में थी, पॉजिटिव में थी, तो पॉजिटिव के लिए हम क्या लगाएंगे, प्लस लगाएंगे। उसके बाद अब हमने क्या करना है, उसके बाद हम क्या रिप्रेजेंट करते हैं, उसके बाद हम रिप्रेजेंट करते हैं अपना एक्सपोनेंट। तो हमारा एक्सपोनेंट क्या है 4, तो 4 आपको ये भी पता है कि उसने हमें बताया था कि हम 15 डिजिट में से 2 डिजिट जो है वो एक्सपोनेंट को शो करते हैं, एक्सपोनेंट के लिए शो करते हैं। लेकिन हमारे पास तो यहाँ पे एक्सपोनेंट सिर्फ एक डिजिट है, मतलब 4 है, तो हम फिर क्या करेंगे, अपनी तरफ से 0 लगा देंगे शुरू पे, तो 0 4। तो 0 4 का मतलब भी 4 ही होता है और 4 का मतलब भी 4 ही होता है। तो देखो अब पहली डिजिट साइन बिट, ठीक है, नेक्स्ट 2 डिजिट आपका एक्सपोनेंट बिट, और नेक्स्ट जो बाकी डिजिट बचेंगे, कौन कितने भला, बाकी कितने डिजिट बचते हैं आपके, ऊपर बताया था सर ने कितना भला उसके लिए, ये देखो 12 डिजिट जो है वो किसके लिए होते हैं, मंटीसा के लिए। तो आपका मंटीसा कौन सा, ये है 69183, ये है पूरा का पूरा, ये ओरिजिनल वैल्यू पूरी की पूरी लिखनी है आपने, 69183 125। तो ये लिखो 69183 125। अब 12 डिजिट पूरे करने हैं, तो ये कितने डिजिट हुए हैं मंटीसा में, 1 2 3 4 5 6 7 8 डिजिट हुए हैं। अभी 4 डिजिट और पड़े हैं, तो वो जो 4 डिजिट अभी मंटीसा में बाकी बचते हैं ना, उसमें आप 0 0 पुट कर दोगे, 0 0 0 और 0, ये इस तरह से पुट कर दोगे आप। ठीक है, समझ आई बात। अब आप सोच रहे अपने से 0 0 लगाएंगे तो वो तो वैल्यू खराब नहीं होगी, नहीं खराब होगी, क्योंकि आपको पता है यहाँ पे क्या लगा हुआ था, पॉइंट लगा हुआ था, और पॉइंट के जनाब पॉइंट के बाद जितनी मर्जी 0 अपनी तरह से लगाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। राइट साइड पे पॉइंट के बाद राइट साइड पे जितने मर्जी 0 लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, और अगर पॉइंट की पहली वैल्यू हो तो उसके लेफ्ट साइड पे जितने मर्जी 0 लगाओ तो कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे पॉइंट नहीं था तो मैंने लेफ्ट साइड पे 0 पैक किया अपनी तरफ से, राइट साइड पे अगर पैक करता तो फिर ये वैल्यू खराब होने वाली थी, ये 0 4 वाली। ठीक है, लेकिन ये पॉइंट वाली, ये हमारा एक्सपोनेंट जो था वो, सॉरी मंटी से जो था ये किस में था, पॉइंट में था, इसलिए मैंने उसके राइट साइड पे 0 पैक किए हैं। ये भी डिफरेंस यार, ये सारे डिफरेंस आपको, ये तो मैथ के रूल है सारे, जो आपको पता होना चाहिए सारे। तो उम्मीद है इतना डिटेल से कोई नहीं बताएगा आपको यूट्यूब के ऊपर, जितना डिटेल से मैंने आपको ये समझा दिया लगी, ये एमसीक्यूज पार्ट है आपका, ये कोई शॉर्ट या लॉन्ग पार्ट नहीं है। चलें, उम्मीद है आपको इसकी समझ आ गई है कैसे मैंने किया। उसके बाद ये भी आपको मैंने करके दिखा दी, ये देखो सर ने राइट साइड पे 4 0 पैक किया, और यहाँ पे देखो 4 के शुरू पे लेफ्ट साइड पे 0 पैक किया। नेक्स्ट, रिप्रेजेंटिंग नेगेटिव एक्सपोनेंट वैल्यूज, कहता है अगर आपके पास नेगेटिव एक्सपोनेंट वैल्यूज हों, मतलब एक्सपोनेंट नेगेटिव का मतलब क्या है, नेगेटिव का मतलब ये है, मान लो इस तरह लिखा हो 10 की बेस पावर -15, कहता अगर ऐसे लिखा हो तो फिर उसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो उसके लिए वो कहता है हम क्या करते हैं, हमारे पास कहते हैं क्या करते हैं हम, इंक्रीज एक्सपोनेंट फील्ड बाय, कहता है उसके 2 रूल हैं, ये 2 रूल आप पढ़ लीजिएगा, ये थ्योरी है बस, इसमें से कुछ भी खास नहीं है। बस उसने ये बताया कि अगर हमारा एक्सपोनेंट जो है वो नेगेटिव के अंदर हो तो उसको रिप्रेजेंट करने के 2 तरीके हैं, वो उसने यहाँ पे ये दो तरीके जो है हमें बताए हुए हैं, ये जस्ट आप रीडिंग मटेरियल के लिए पढ़ लीजिएगा, बाकी ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं, रिप्रेजेंटिंग 0 एंड इन्फिनिटी वैल्यू, कहता है अगर आपके पास मंटीसा के अंदर, मंटीसा मतलब ये मंटीसा, कहता है मंटीसा के अंदर अगर आपके पास मान लो 0 हो, बिल्कुल 0 मतलब 0 वैल्यू है, और यहाँ इन्फिनिटी हो, तो कहता है उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसका भी उसने तरीका बताया हुआ है यहाँ पे, ये देखो कहता है द नंबर 0 कैन बी रिप्रेजेंट बाय सिटिंग ऑल द मंटीसा डिजिट टू 0। कहता फिर क्या करेंगे, अगर आपकी मंटीसा जो है 0 वैल्यू है, तो फिर कहता है जितने डिजिट हैं, जितने मंटीसा के डिजिट हैं, सबको आप 0 0 कर दोगे। ठीक है, ये कह रहा है वो। नेक्स्ट, द बेस्ड एक्सपोनेंट फील्ड कैन बी सेट टू एनी नंबर एंड द साइन फील्ड, और दूसरा वो कह रहा है, चलो यहाँ पे करके दिखाई देता हूँ आपको, यहाँ पे करके दिखाई देता हूँ। मान लो कहता है अगर आपके पास वैल्यू कुछ इस तरह से हो, 0 वैल्यू हो, ठीक है, अब इस 0 डेसिमल वैल्यू को आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे, कहता है उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए सबसे पहले कहता है हम ये करेंगे, ये देखो कहता है सबसे पहले हम क्या बताते हैं, साइन बिट। तो कहता है साइन बिट के लिए देखो अब वैल्यू क्या है 0, तो 0 ना तो पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव होता है, तो इसका मतलब क्या है कि आप साइन बिट में चाहे पॉजिटिव लगाओ चाहे नेगेटिव लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब पॉजिटिव भी आप लगा सकते हो और नेगेटिव भी लगा सकते हो, कब, जब आपकी वैल्यू जो है क्या होगी, 0 होगी। उसके बाद नेक्स्ट 2 डिजिट किसके लिए होते हैं, एक्सपोनेंट के लिए, तो कहता है एक्सपोनेंट में आप कुछ भी लिख दो, एक्सपोनेंट में ये देखो उसने कहा है, कहता है एक्सपोनेंट फील्ड कैन बी सेट टू एनी नंबर, कहता है कुछ भी लिख दो, तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, 0 0 लिख दिया, 2 डिजिट एक्सपोनेंट के पूरे हुए। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट जो 12 डिजिट है वो हमने किसके लगाने हैं, मंटीसा के, तो 12 डिजिट मंटीसा के क्या लगाना, तो हमारे पास मंटीसा क्या 0, तो हम क्या करेंगे फिर सब 0 0 पुट कर देंगे इस तरह से। ठीक है, समझ आ गई बात, ये भी चले जी। उसके बाद कहता है नेक्स्ट जो हमारे पास इन्फिनिटी वैल्यू है, तो इन्फिनिटी वैल्यू को हम रिप्रेजेंट नहीं करते, हम अपनी इन्फिनिटी वैल्यू को रिप्रेजेंट नहीं करते, ये उसने कहा। देखो नेक्स्ट लिखा हुआ है नंबर इन्फिनिटी कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड। ठीक है, चलें ये समझ आ गई बात की, चलें नेक्स्ट चलते हैं जी।
नेक्स्ट है जी रिप्रेजेंटिंग अ डेसिमल फ्रैक्शन नंबर इन 32 बिट सिंगल प्रीसिशन फ्लोटिंग पॉइंट नंबर। कहता मान लो अगर आपके पास, अब से गौर से ये बात सुनेगा, अब ये क्या नया बात कर रहा है। कहता मान लो अगर आपके पास एक बाइनरी वैल्यू है और वो बहुत बड़ी है, वो इतनी बड़ी है कि उसकी जो एक्सपोनेंट है, जो उसका जो एक्सपोनेंट है वो आपके 8 बिट से ज्यादा, क्योंकि आपको आपने ऊपर पढ़ा था ना, आपने ऊपर पढ़ा था कि बाइनरी लार्ज नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए फ्लोटिंग पॉइंट को, फ्लोटिंग नंबर को, फ्लोटिंग जिसमें पॉइंट हो, तो ऊपर आपने पढ़ा था कि उसके लिए हम 32 बिट का इस्तेमाल करते हैं। कितने बिट का? 32 बिट का, जिसमें पहली बिट जो है वो साइन बिट होती है, ये देखो जैसे यहाँ लिखा हुआ है। नेक्स्ट 8 बिट जो है किसके लिए होती हैं? एक्सपोनेंट के लिए होती हैं, ठीक है। और नेक्स्ट जो बिट्स होती हैं 23 मेरे ख्याल से, वो किसके लिए होती हैं? किसके लिए होती हैं? मेंटीसा के लिए। 23 प्लस 8 प्लस 9 ये हो गया, हाँ 32 हो गया, हाँ ठीक है, ठीक है। तो ये उसने हमें बताया था इस तरह से। तो मान लो दोस्तों आपके पास जो मेंटीसा है वो 8 बिट से ज्यादा है। वो क्या है? 8 बिट से ज्यादा है। तो फिर आप क्या करोगे? सॉरी, मेंटीसा कह रहा हूँ, एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट। अगर मान लो आपकी बाइनरी का एक्सपोनेंट जो है वो 8 बिट में पूरा नहीं आ रहा, मतलब 8 बिट से भी ज्यादा, तो फिर हम क्या करेंगे? फिर कहता है उसके लिए हम ये करते हैं कि फिर हम 32 बिट का इस्तेमाल नहीं करते, फिर हम 64 बिट का इस्तेमाल करते हैं। ये देखिए नीचे नीचे उसने लिखा हुआ है आगे, ये देखो यहाँ पे पढ़ो जरा, ये देखो 64 बिट डबल प्रीसिशन फ्लोटिंग पॉइंट फॉर्मेट। कहता है अगर हमारे पास जो बाइनरी फ्लोटिंग वैल्यू है अगर वो बहुत बड़ी है और उसका जो एक्सपोनेंट है अगर वो 8 बिट में पूरा नहीं था आ रहा, पीछे मतलब जो हमने फॉर्मेट 32 बिट का पढ़ा था उसमें अगर पूरा उसके 8 बिट में पूरा नहीं आ रहा, तो फिर कहता है हम क्या करते हैं? 64 बिट जो है वो फॉर्मेट का इस्तेमाल करते हैं। अब 64 बिट को हमने कैसे डिवाइड किया? 64 बिट में पहली जो बिट होती है वो साइन बिट होगी। नेक्स्ट 11 बिट जो है, कितनी? 11 बिट जो है वो आपका एक्सपोनेंट होंगी, एक्सपोनेंट के लिए होंगी। 64 बिट के अंदर 8 बिट एक्सपोनेंट के लिए नहीं होती, 8 बिट जो है वो 32 बिट के फॉर्मेट में होंगी। अगर आपका फॉर्मेट जो है 64 बिट का है तो उसमें पहली बिट साइन बिट होगी, अगली 11 बिट जो है वो एक्सपोनेंट के लिए होंगी, और अगली 52 बिट जो है मतलब 52 बिट जो है वो किसके लिए होंगी? आपकी मल्टीसा या मैग्नीट्यूड के लिए होंगी। ये सारे एमसीक्यूज हैं आपके इंपॉर्टेंट जो मैंने आपको बता रहा हूँ सारे। ठीक हो गया? समझ आ गई बात की? चलें जी, बढ़िया हो गया। नेक्स्ट चलते हैं जी, हेक्साडेसिमल नंबर्स। अब ये हेक्साडेसिमल नंबर क्या होते हैं दोस्तों? हेक्साडेसिमल नंबर ये होते हैं जिसके अंदर ये भी एक नंबर सिस्टम है, आप ये समझ लो बस। जिस तरह आपने पीछे पढ़ा डेसिमल एक नंबर सिस्टम होता है जिसकी बेस 10 होती है और जिसमें 0 से लेकर कितने डिजिट होते हैं? 9 तक डिजिट होते हैं। इस तरह आपने बाइनरी नंबर सिस्टम पढ़ा। बाइनरी नंबर सिस्टम में क्या था? बाइनरी नंबर सिस्टम की बेस होती है 2 जिसमें 2 डिजिट होते हैं 0 और 1। ऐसे दोस्तों एक नंबर सिस्टम होता है हेक्साडेसिमल। अब हेक्साडेसिमल की बेस होती है 16। हेक्साडेसिमल की बेस कितनी होती है? 16। जैसे बाइनरी की 2 होती है, डेसिमल की 10 होती है, ऐसी हेक्साडेसिमल की कितनी बेस होती है? 16। अब 16 का क्या मतलब है? 16 का मतलब है कि हेक्साडेसिमल के अंदर जो नंबर की रेंज होती है वो कितनी होती है? 0 से लेकर 15 तक, 0 से लेकर 15 तक। देखो 0 से 15 तक कितने डिजिट हैं? कितने नंबर हैं? 16। तो इसलिए हेक्साडेसिमल की बेस जो है वो 16 होती है। तो ये सारा यहाँ पे थ्योरी में लिखा हुआ है, आप यहाँ से पढ़ सकते हो। तो उम्मीद है आपको समझ आ गई है कि हेक्साडेसिमल एक नंबर सिस्टम है जिसकी बेस 16 होती है और उसमें टोटल डिजिट कितने होते हैं? 0 से लेकर 15 तक। समझ आ गई बात? और ये देखो यहाँ पे सामने लिखा भी हुआ है, ये देखो डेसिमल 0, डेसिमल हेक्साडेसिमल में उसको 0 से रिप्रेजेंट करते हैं। अब इनकी रिप्रेजेंट करने का भी एक तरीका है। देखो अगर डेसिमल का 0 हो ना तो हेक्साडेसिमल में 0 होता है। इस तरह मतलब डेसिमल का 0 से लेकर 9 तक जो है ना, 9 तक, ये देखो 9 तक सेम हेक्साडेसिमल में वही सेम वैल्यू होती है। देखो देखो 0 0 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7, ठीक है। और डेसिमल का 8 हेक्साडेसिमल में भी 8 के बराबर होता है। डेसिमल का 9 हेक्साडेसिमल में भी 9 होता है। अच्छा नेक्स्ट बात आती है देखो 10 से 15 तक, क्योंकि उसने कहा क्या कहता बोला कि हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में 0 से 15 तक वैल्यू होती हैं। अब 0 से 9 तक जो है वो तो सेम है, जैसे डेसिमल में 0 से 9 तक यही सेम होती है, ऐसे ही हेक्साडेसिमल में भी 0 से 9 तक ये सेम ऐसे ही नंबर्स हैं, ठीक है। अब बात करते हैं 10 से लेकर 15 तक की, तो ये जरा गौर से सुनिएगा। अगर डेसिमल में दोस्तों 10 हो ना तो वो हेक्साडेसिमल में कैपिटल ए के बराबर होता है। अगर 11 हो तो वो बी के बराबर होता है, 12 सी के बराबर होता है, 13 जो है डी के बराबर होता है, 14 जो है वो ई के बराबर होता है और 15 जो है वो एफ के बराबर होता है। मतलब अगर मैं यहाँ पे आपको लिख के दिखाऊँ ये पूरा तो ये कुछ इस तरह से होगा। देखो अगर आप यहाँ पे लिखो डेसिमल वैल्यूज, डेसिमल वैल्यूज मान लो आपने यहाँ लिख दिया, पूरा बता देता हूँ आपको, डेसिमल वैल्यूज लिख देता हूँ आपको यहाँ पे। डेसिमल मान लो आपके पास वैल्यू है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है 10, और उसके बाद यहाँ पर लिख देता हूँ बाकी 10 के बाद 11 12 13 13 के बाद 14 15, ठीक है 15 तक हो गया, क्योंकि उसने क्या कहा था हेक्साडेसिमल में 0 से लेकर 15 तक
नंबर्स होते हैं, तो इसलिए मैंने डेसिमल में 0 से 15 तक लिख लिया। अब ये जो डेसिमल में लिखा है इसका हेक्साडेसिमल क्या होगा भला? हेक्साडेसिमल में क्या लिखेंगे भला इसको? तो हेक्साडेसिमल में सेम यही नंबर लिखेंगे। कैसे भला? ये देखो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और उसके बाद 10 के अंदर क्या लिखते हैं? 10 के लिए हम लिखते हैं ए। 10 के लिए क्या लिखते हैं? ए। और उसके बाद सेम ऐसे बी, फिर सी, फिर डी, फिर ई और फिर एफ। उम्मीद आपको समझ आ गई है कि डेसिमल के अगर ये नंबर हो तो वो हेक्साडेसिमल में इसके बराबर होते हैं। ये जो मैंने आपको नंबर लिख के दिखाया, ये हेक्साडेसिमल नंबर काउंट नंबर सिस्टम लिखा हुआ है और ये डेसिमल नंबर सिस्टम लिखा हुआ है। ठीक है, तो उम्मीद आपको समझ आ गई है। अब आपने याद रखना है कि डेसिमल का 10 जो है वो हेक्साडेसिमल में ए के बराबर होता है। डेसिमल का 5 जो है हेक्साडेसिमल में भी 5 के बराबर होता है। ठीक हो गया? समझ लगी बात की? अगर फिर भी आपको कोई कन्फ्यूजन हो, मतलब समझ ना आ रही हो, मान लो आपके पास एक वैल्यू है 23 डेसिमल में। अब आपको मैं पूछूं कि ये जो डेसिमल की वैल्यू 23, इसका हेक्साडेसिमल में क्या कोड होता है? हेक्साडेसिमल में इसका क्या कोड होता है? तो ये कैसे पता चलेगा? तो उसका बड़ा आसान तरीका बताऊं आपको। पेपर में मान लो अगर आपको एक डेसिमल वैल्यू दी जाए और कहा जाए कि इसको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करो, तो बड़ा आसान दिखना तरीका बताता है आपको, क्योंकि आपको पता है पेपर के अंदर आपको कंप्यूटर के अंदर एमएस ऑफिस यूज करने की इजाजत होती है। मतलब आप वहाँ पे एक्सेल, वर्ड, पावर पॉइंट और एमएस पेंट यूज कर सकते हो। अब आपको एक शॉर्टकट ट्रिक बताऊं कि एक्सेल को आप ओपन करना और एक्सेल के अंदर मान लो एक डेसिमल वैल्यू है 23, इसको आपने कन्वर्ट करना है किसके अंदर? हेक्साडेसिमल के अंदर। तो करके दिखाऊं? यहाँ पे देखो करके दिखाऊंगा। ये वैल्यू है 23, इसको मैंने हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो बता कैसे करेंगे? उसके लिए आप लगाओगे इक्वल का साइन। क्या लगाओगे? क्योंकि आपको पता है एक्सेल के अंदर कोई भी फार्मूला लिखने के लिए हम इक्वल का साइन लगाते हैं, तो आप लगाओगे इक्वल का साइन। उसके बाद आप लिखोगे DEC लिखोगे, जैसे DEC मीन डेसिमल। DEC, तो ये देखो आपको नीचे डिफरेंट फार्मूलाज आ गए। कहता है डैश टू बिन। डैश टू बिन का मतलब है डेसिमल टू बाइनरी। कहता है क्या तुमने डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करना है? मैंने कहा नहीं नहीं नहीं। उसके बाद है डैश टू हेक्स, मतलब क्या तुमने डेसिमल को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है? मैंने कहा हाँ यस। तो आपने डैश टू हेग यहाँ पे सिलेक्ट करने के बाद टैब दबाना है। अपने कीबोर्ड से क्या दबाना है? टैब दबाना है। जैसे आप कीबोर्ड से टैब दबाओगे तो ये ऑटोमेटिक लिख देगा डैश टू हैग्स, आगे ब्रैकेट ओपन कर देगा। उसके बाद आपने वो वाला सेल सेलेक्ट करना है जिस सेल के अंदर आपकी डेसिमल वैल्यू लिखी हुई है, जिसको आपने कन्वर्ट करना है हेक्साडेसिमल में। उसके बाद आपने ब्रैकेट क्लोज कर देनी है। उसके बाद एंटर प्रेस करो तो ये देखो कहता है डेसिमल का 23 जो है वो हेक्साडेसिमल के अंदर 17 के बराबर होता है। कैसा? ऐसे ऐसे। अब एक दफा आपने बना लिया, अब यहाँ बस वैल्यू लिखते जाओ। मान लो आपके पास वैल्यू है 56 डेसिमल में, तो ये हेक्साडेसिमल में 38 के बराबर होता है। मान लो आपके पास डेसिमल में वैल्यू है 5, तो वो हेक्साडेसिमल में भी 5 के बराबर होता है। ऐसे मान लो आपने कहा मेरे पास डेसिमल वैल्यू है 10, तो देखो कहता है हेक्साडेसिमल में वो कैपिटल ए के बराबर होता है। कैसा? आपको एक सिंपल, देखिए मैंने एक्सेल के अंदर एक कैलकुलेटर बना के दे दिया। ऐसे आप बाइनरी के लिए भी बना सकते हो। मान लो आपके पास एक डेसिमल, अगर मान लो सर आपको डिटेल में पूछते हैं तो फिर तो आप ठीक है पूरा फार्मूला मतलब पूरा कैलकुलेशन करोगे। लेकिन अगर आप सर नहीं पूछते डिटेल में तो फिर आप इस तरह एक्सेल के अंदर जल्दी जल्दी एक छोटा सा कैलकुलेटर बना सकते हो। हेक्सा टू डेसिमल, डेसिमल टू हेक्सा, मतलब यहाँ पे सारे ऑप्शन अवेलेबल है एक्सेल के अंदर। आप इक्वल लगा के लिखोगे ना, जिसको आपने कन्वर्ट करना है उसको पहले लिखते हैं। जैसे मैंने डेसिमल को कन्वर्ट करना किसके अंदर? बाइनरी के अंदर। तो मैं लिखूंगा डेस टू PIN। यहाँ पे ना शॉर्टकट उसने नाम दिए हुए हैं, तो बिन, मतलब उसके बाद मैं यहाँ पे ये सेल सेलेक्ट करूंगा डेसिमल का और ब्रैकेट बांध, ओहो सॉरी, ब्रैकेट बांध करनी थी, ब्रैकेट बांध का, ओहो ब्रैकेट बांध की यार। एंटर प्रेस किया तो देखो कहता है डेसिमल का 10 जो है वो है बाइनरी के अंदर 10 के बराबर होता है। कैसा? ठीक है, कैलकुलेटर बन गया हमारा। अब आप सिंपली जो है इस कैलकुलेटर यूज कर सकते हो। चलिए वापस चलते हैं, अब बड़ा हो गया ये सारा, मैंने आपको सिखा दिया। उसके बाद काउंटिंग इन हेक्साडेसिमल, तो ये मैंने आपको सारी सिखा दी है। ये आपको भी मैंने सिखा दिया था कि डेसिमल का 16 जो है वो हेक्साडेसिमल के अंदर 1 0 के बराबर, तो ये कैसे निकाला हमने। तो अगर आपको ये नहीं निकालना आता तो कोई बात नहीं, ये डाटा लगाने की जरूरत नहीं है आपको कि डेसिमल की ये वैल्यू हेक्साडेसिमल में किसके बराबर होती है। तो ये आपको मैंने शॉर्टकट ट्रिक बता दिया कि आप एक्सेल के अंदर सिंपली डेसिमल वैल्यू लिखो और उसके बाद फार्मूला लगाओ डैश टू हेक्स का और उसमें अपनी डेसिमल वैल्यू पुट करो तो वो आपको बता देगा कि किसके बराबर होती है। चलें ये भी आपको याद करने की जरूरत नहीं है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं जी, इतना डाटा लगाने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट कहता है, अब नेक्स्ट यहाँ से आपके लैंग्वेज स्टार्ट हुआ है। जो पहला लैंग्वेज है ना वो है जी बाइनरी टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जन। कहता है आपके पास एक बाइनरी वैल्यू होगी, उसको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करके दिखाओ। ठीक है, चलें करके दिखाता हूँ मैं आपको। यहाँ पे आओ जरा, रिमूव करो इसको सारे को। चलें यहाँ पे जी, अब हमने क्या करना है, सबसे पहले हमें एक वैल्यू वैल्यू गिवन होगी किसमें? बाइनरी में। तो ये देखो हम सारे ने बाइनरी वैल्यू दी हुई है। तो इसको आपने क्या करना है, इसको आपने पहले लिख लेना। ये बाइनरी की वैल्यू गिवन है, इसको मैं ऐसे करता हूँ कॉपी, यहाँ से करता हूँ कंट्रोल से कॉपी, यहाँ पे कर देता हूँ इसको पेस्ट। ये देखो मैं पेस्ट कर दिया। ये है जी मेरे पास एक वैल्यू। ठीक है, समझ आ गई बात की। तो ये बाइनरी वैल्यू है। ठीक है,
इस तरह पेपर में भी आपको इस तरह एक बाइनरी वैल्यू गिवन होगी और कहा जाएगा कि इसको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करो। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है बाइनरी टू हेक्साडेसिमल। आप कैसे कन्वर्ट करेंगे? बड़ा आसान तरीका है इसको कन्वर्ट करने का। तो जो भी आपको बाइनरी वैल्यू गिवन होगी ना, उसको ना आपने उसमें आपने क्या करना है, राइट साइड से शुरू करना है और 4-4 के जोड़े बना लेने हैं। कितने जोड़े बनाने हैं? 4-4 के। तो देखो 4-4 के जोड़े कैसे बनाऊंगा मैं? देखो 1 2 3, राइट साइड से शुरू करना है आपने, ठीक है? 4-4 के जोड़े बनाने हैं। 1 2 3 4, ये 4 का पहला जोड़ा बन गया। उसके बाद नेक्स्ट फिर अब मैं 4-4 के जोड़े क्यों बना रहा हूँ? क्योंकि दोस्तों बाइनरी के 4 जो बिट्स होती है ना, वो हेक्साडेसिमल के मतलब हेक्साडेसिमल की जो वैल्यू होती है ना, वो बाइनरी में 4 डिजिट के बराबर 4 बिट के बराबर होती है। इसलिए मैं यहाँ पे 4-4 के जोड़े बना रहा हूँ। ठीक है, आप समझ बात की कि मैं 4-4 के जोड़े क्यों बना रहा हूँ? क्योंकि हेक्साडेसिमल की कोई भी वैल्यू बाइनरी के 4 बिट्स के बराबर होती है। ठीक है, तो इसलिए आपने 4-4 बिट के जोड़े बनाने हैं। अब नेक्स्ट जोड़ा 1 2 3 4, ये 4 बिट का एक जोड़ा बन गया। ठीक है, ऐसे ही आपने करना है। ये कम क्यों कर रहे हो आप? बाइनरी को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए। उसके बाद नेक्स्ट 1 2 3 4, चलो जोड़ा बन गया। नेक्स्ट 1 2 3 4, जोड़ा बन गया। ठीक है, नेक्स्ट 1 2 3 4, जोड़ा बन गया। बन गया जोड़ा। अब आपने क्या करना है, ये जो 4-4 के जोड़े बनाए ना, इनकी अब देखो कि पहला जोड़ा कौन सा? ये वाला। इसमें क्या बाइनरी लिखी हुई है? इसकी बाइनरी लिखी हुई है 1101। दोस्तों ये जो 1101 है, ये डेसिमल में किसके बराबर, सॉरी हेक्साडेसिमल में किसके बराबर होता है? ये हेक्साडेसिमल में बराबर होता है। अगर आपको ये नहीं पता चल रहा तो ये भी मैं आपको बता देता हूँ। ये देखना जरा, यहाँ पे आप इजीली जल्दी कैलकुलेट कर सकते हो। कैसे बोला? ये आपके पास बाइनरी वैल्यू क्या है? हमारे पास जो बाइनरी का जोड़ा है वो क्या है जी? 1101। तो ये यहाँ पे लिखो, जल्दी जल्दी यहाँ पे लिखो 1101। ठीक है, अब इसको मैं किस में कन्वर्ट करना है? इसको मैं कन्वर्ट करना चाहता हूँ हेक्साडेसिमल में। तो हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए मैं क्या लिखूंगा? इक्वल, आगे मैं किसको कन्वर्ट करना है? बाइनरी को। तो मैं लिखूंगा BIN बिन टू, आगे किस में कन्वर्ट करना है? हेक्सा में। तो HEX हेक्सा के लिए। उसके बाद ब्रैकेट ओपन करूंगा, सॉरी ब्रैकेट ओपन करूंगा और उसके बाद अपनी ये जो बाइनरी वैल्यू सिलेक्ट करूंगा, ब्रैकेट बंद करूंगा, एंटर प्रेस कर दूंगा। ये देखिएगा तो कैपिटल D के बराबर होता है। अब आप सिंपली जल्दी एक दफा कैलकुलेट बना लिया, अब यहाँ बस बाइनरी चेंज करते जाओ, वो आपको डेसिमल हेक्साडेसिमल वैल्यू बताता जाएगा। चलें जी, तो पहला जोड़ा, ये जो आपकी पहली जो वैल्यू है, पहले जोड़े की जो 4 बिट्स हैं, ये किसके बराबर है? हेक्साडेसिमल के अंदर D के बराबर है। उसके बाद नेक्स्ट वैल्यू क्या है जी? नेक्स्ट जो जोड़ा उसमें उसकी वैल्यू 0110। तो यहाँ पे लिखो जल्दी जल्दी, कहाँ पे? एक्सेल में आके लिखो 0110। तो ये 6 के बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखो कि अगला जो जोड़ा है वो किसके बराबर है? 6 के बराबर है। उसके बाद नेक्स्ट जोड़ा कौन सा है? 1011। तो यहाँ पे लिखो 1011 B के बराबर होता है। लिखो यहाँ पे, तो इसके नीचे लिखो, इस जोड़े के नीचे ये B के बराबर है। उसके बाद नेक्स्ट अगला जोड़ा है 1001। तो यहाँ पे लिखो 1001। तो ये 9 के बराबर होता है। तो ये हेक्साडेसिमल में, तो हेक्साडेसिमल में 9, यहाँ पे 9 आ गया। अगला जोड़ा क्या जी? 0110। तो लिखो यहाँ पे 0110। तो ये 6 के बराबर है। तो यहाँ पे लिखो 6, लिख लिया 6। चलें जी, देखो ये हमने डेसिमल वैल्यू निकाली। तो यानी ये अगर बाइनरी गिवन हो तो हमारे पास जो डेसिमल वैल्यू बन के आई है वो क्या आई है? D6B96। लें जी, कन्वर्जन कर लिया हमने। ये देखो यही हमारा आंसर है। ये देखो क्या आंसर है सर का? सर का आंसर है D6B96। तो हमारा भी यही है, D6B96। कैसा कर लिया ना कन्वर्ट? चलें जी, ये आपको करना आ गया, ये आपको सिखा दिया मैंने कैसे करते हैं बाइनरी टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जन। नेक्स्ट जी, नेक्स्ट जी, चले ये वही सर करके दिखा रहे हैं 4-4 के जोड़े बना के। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हेक्साडेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन। कि अगर आपको हेक्साडेसिमल वैल्यू गिवन हो, उसको डेसिमल बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करते हैं? बड़ा आसान है। ये देखो, हमें सर हेक्साडेसिमल वैल्यू देंगे। तो यहाँ पे लिखो हेक्साडेसिमल वैल्यू। हमें सर ने यहाँ पे हेक्साडेसिमल वैल्यू क्या दी है वो लिखो जल्दी से। एक मिनट यार, ये क्या ओपन हो गया? हमें हेक्साडेसिमल वैल्यू सर ने दी है FD13। तो लिखो यहाँ पे FD13। हमें सर ने वैल्यू क्या दी है? FD13। चलो ये सर ने हमें हेक्साडेसिमल वैल्यू दी है और सर कह रहे हैं इसको बाइनरी में कन्वर्ट करो। तो बड़ा आसान है, सिंपली F की बाइनरी क्या होती है? F की बाइनरी होती है जनाब 1111। ठीक है, लिख लीजिए। उसके बाद D की बाइनरी बताओ। D की बाइनरी होती है D की बाइनरी क्या होती है जनाब? यहाँ पे फटाफट से लिख लेते हैं D की बाइनरी। D की अब ये यहाँ पे मैं उल्टा कर लेता हूँ। यहाँ मैं लिखता हूँ मान लो D। ठीक है, इसकी बाइनरी मैंने निकालनी है, मैंने इसकी बाइनरी निकालनी है। इक्वल दबाया। अब ये कौन सी वैल्यू? हेक्साडेसिमल वैल्यू। तो मैंने हेक्सा को कन्वर्ट करना है हेक्सा टू बाइनरी। ठीक है, बिन बाइनरी, इसको कन्वर्ट मैंने क्या करो बाइनरी में। ये देखो कहता है 1101 के बराबर होता है। तो 1101 के कहता बराबर होता है। उसके बाद
वन किसके, वन की बाइनरी क्या होती है, तो हेक्साडेसिमल के अंदर अंदर अगर वन लिखा हो ना तो उसकी बाइनरी होती है 0001। अगर 3 हो ना तो उसकी बाइनरी होती है 0011। ठीक हो गया। चलें ये आपकी बाइनरी आ गई, ये देखें ये हेक्साडेसिमल वैल्यू गिवन थी, ये उसकी मैंने बाइनरी फाइंड करना आपको सिखा दिया। और ये आप एक्सेल के थ्रू भी कर सकते हो, उसको बस अपने हेक्साडेसिमल वैल्यू बताओ, उसकी बाइनरी वो आपको फाइंड करके दे देगा। ठीक हो गया। चलें ये भी कर लिया टॉपिक, यानी हमारा ये टॉपिक भी कंप्लीट हो गया। ये देखो हमने वैल्यू निकाल लिया। नेक्स्ट चलते हैं जी, डेसिमल टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जन। कहता मान लो अगर आपके पास वैल्यू डेसिमल में है तो उसको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कैसे करते हैं, तो कहता है उसके दो तरीके हैं। पहला इनडायरेक्ट मेथड है और दूसरा रिपीटेड डिवीजन बाय 16 मेथड है। अब ये इनडायरेक्ट मेथड क्या है, इनडायरेक्ट मेथड दोस्तों ये है, देखो वो बताता हूँ आपको। देखो आपको वैल्यू किसमें गिवन है, डेसिमल में। कहता है अगर वैल्यू डेसिमल में गिवन है तो उसको इनडायरेक्ट मेथड ये है कि डेसिमल को पहले कन्वर्ट करो बाइनरी में, डेसिमल को पहले कन्वर्ट करो बाइनरी में, फिर उस बाइनरी को कन्वर्ट करो हेक्साडेसिमल में। ठीक है, तो ये इनडायरेक्ट मेथड है। और डायरेक्ट मेथड क्या है कि डेसिमल को डायरेक्ट हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करो। समझ आई बात की, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। इनडायरेक्ट मेथड ये है कि डेसिमल को पहले बाइनरी में कन्वर्ट करो, फिर उसको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करो। ठीक है, और दूसरा मेथड जो है वो क्या बोला कि डेसिमल को डायरेक्ट हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करो। तो दोनों करके दिखाता हूँ आपको। तो दोनों करने के लिए मेरे पास गिवन हो एक डेसिमल वैल्यू, मैं यहाँ पे जल्दी आपको करके दिखाता हूँ। ये देखो मान लो मेरे पास एक डेसिमल वैल्यू है 1923, मान लो ये एक डेसिमल वैल्यू है 1923, और कहा जाता है कि इसको डेसिमल में हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करो। इसको किस में कन्वर्ट करो, हेक्साडेसिमल के अंदर कन्वर्ट करो। तो अब पहला मेथड है इनडायरेक्ट मेथड, जिसमें मैं क्या करूंगा, पहले इस डेसिमल वैल्यू को बाइनरी में कन्वर्ट करूंगा, फिर उस बाइनरी को मैं कन्वर्ट करूंगा इसमें हेक्साडेसिमल के अंदर। ठीक है, तो पहले चले मैं इसको बाइनरी में कन्वर्ट करता हूँ। तो इसको बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए आपको पता है डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, उसको डिवाइड करते हैं 2 के ऊपर। अपनी डेसिमल वैल्यू को बाइनरी के ऊपर बाइनरी में क्या करते हैं, बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, अपनी डेसिमल वैल्यू को डिवाइड करते हैं किसके ऊपर, 2 के ऊपर। तो यहाँ पे लिखो 1923 और इसको आप डिवाइड करोगे 2 के ऊपर। और ये डिवीजन कैसे करते हैं ये मैंने आपको पिछले लेक्चर 2 के अंदर सारी सिखाई हुई थी। फिर जो आंसर आएगा ना इसका जो आंसर आएगा उस आंसर को फिर आप वो आंसर किस में आएगा, बाइनरी में, तो उसको फिर आप कन्वर्ट कर लोगे हेक्साडेसिमल में। और बाइनरी को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कैसे करते हैं वो मैंने आपको अभी भी ये देखो ऊपर सिखाया। ये देखो कि बाइनरी को हेक्साडेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, अब दूसरा जो मेथड है वो है जी इनडायरेक्ट मेथड की, समझ आ गई आपको। ओके जी, रिपीटेड डिवीजन बाय 16। अब ये दूसरा मेथड है डेसिमल को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करने का। तो ये मैं आपको सिखा देता हूँ। ये देखो ये मेथड क्या कहता है, ये मेथड ये कहता है कि जो भी डेसिमल वैल्यू है उसको डायरेक्ट हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करोगे, आप अपनी जो वैल्यू है डेसिमल की, ये दूसरा मेथड सिखा रहा हूँ आपको। ठीक है, आप अपनी जो डेसिमल की ये जो वैल्यू थी इसको हेक्साडेसिमल में, तो ये आपको मैं दूसरा तरीका सिखाने जा रहा हूँ कि अगर आपके पास एक डेसिमल नंबर है उसको आपने हेक्साडेसिमल में डायरेक्ट कन्वर्ट करना है तो वो कैसे करेंगे। उसके लिए हम अपनी ये जो डेसिमल की वैल्यू है 1923 इसको डिवाइड करेंगे 16 के ऊपर। इसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे 16 के ऊपर। तो यहाँ पे कैलकुलेटर यूज़ करते हैं। देखें मेरे पास वैल्यू है 1923 डिवाइडेड बाय 16 इक्वल टू क्या जवाब आया, 120.1875। तो ये जो पॉइंट से पहले वाली वैल्यू है ना ये आप यहाँ पे लिख लोगे 120, ये आपका क्वेश्चन है। उसके बाद रिमाइंडर में क्या बचेगा वो कैसे निकालेंगे, उसके लिए क्या करें, देखो उसके लिए जो पॉइंट के बाद वाली वैल्यू, जो पॉइंट से पहले वाली वैल्यू होती है ना उसको आप यहाँ पे लिखते हो क्वेश्चन में, और रिमाइंडर में आप ये लिखते हो कि ये जो पॉइंट के बाद वाली वैल्यू होती है ना इसको मल्टीप्लाई करते हो आप अगेन अपनी इस बेस 16 के साथ। तो ये देखो मेरे पास पॉइंट के बाद वैल्यू क्या है 1875, तो इसको आप क्या करो पॉइंट 1875 को मल्टीप्लाई कर, पॉइंट के बाद वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई करते हैं अपनी बेस 16 के साथ, इक्वल दबाओ क्या जवाब आया 3 आया। तो इस 3 को आपने यहाँ पे रिमाइंडर में लिख देना। तो ऐसे हम लिखते हैं। ठीक है, कर लिया इतना। अब नेक्स्ट करते हैं जी। अब 120 को आपने डिवाइड करना है 16 के ऊपर। चलें मजीद करें, तो किसको डिवाइड करना जी 120 के, तो 120 डिवाइडेड बाय 16 इक्वल टू क्या जवाब आया 7.5। तो जो पॉइंट से पहली वाली वैल्यू है 7 वो हम यहाँ लिख लेंगे, और जो पॉइंट के बाद वाली वैल्यू है 0.5 जो है उसको हम पहले मल्टीप्लाई करेंगे। 0.5 को पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे 16 से, जवाब आया 8। तो इस 8 को हम यहाँ पे रिमाइंडर में लिख देंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट 7 को डिवाइड 16 से कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते क्योंकि 16 बड़ी वैल्यू है और 7 छोटी वैल्यू है। तो दोस्तों यही आपका आंसर है। अब आपका आंसर क्या है इसमें, आपका बेसिकली आंसर आया ये ऐसे आप लिखते हो, इसको ऐसे लिखोगे आप ऐसे, मतलब जो आपका लास्ट पे होता है ना क्वेश्चन वो भी आप लिखते हो, और जो बाकी रिमाइंडर बचे होते हैं ना उसको आप बॉटम टू टॉप मतलब नीचे से ऊपर की तरफ लिखते हो। तो अब ये आंसर बताया आपका क्या आया, आपका आंसर है
783 ये आपकी हेक्साडेसिमल वैल्यू आई है। मतलब अगर आपकी डेसिमल वैल्यू 1923 हो तो आपकी हेक्साडेसिमल वैल्यू क्या आती है 783 आती है। चलें जी ये भी आपको करना सिखा दिया, डायरेक्ट मेथड भी आपको सिखा दिया। नेक्स्ट चलते हैं जी, ये भी आपको इनडायरेक्ट मेथड भी बता दिया और रिपीटेड डिवीजन बाय 16 मेथड भी बता दिया। नेक्स्ट अगला मेथड जी करते हैं, ये नेक्स्ट जी हेक्साडेसिमल टू डेसिमल कन्वर्जन। सर कह रहे हैं अगर आपके पास एक हेक्साडेसिमल वैल्यू हो और उसको डेसिमल में कन्वर्ट करना हो तो फिर कैसे करते हैं, उसके भी दो तरीके हैं, इनडायरेक्ट मेथड और सम ऑफ वेट मेथड। अब ये दोस्तों इनडायरेक्ट मेथड क्या है कि आप हेक्साडेसिमल को पहले हेक्साडेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करोगे। इनडायरेक्ट मेथड बता रहा हूँ कि अगर आपने हेक्साडेसिमल को डेसिमल में कन्वर्ट करना हो तो उसका इनडायरेक्ट मेथड ये होता है कि आप हेक्साडेसिमल को पहले बाइनरी में कन्वर्ट करो, फिर उस बाइनरी को आप डेसिमल में कन्वर्ट करो। ठीक है, ये आपका इनडायरेक्ट मेथड है। और जो सम ऑफ वेट मेथड है इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम ये करते हैं कि हेक्साडेसिमल की वैल्यू को डायरेक्ट जो है वो डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं। तो ये तो आपको बस इनडायरेक्ट मेथड तो आप खुद भी कर लेंगे क्योंकि आप पहले आप हेक्साडेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे। अभी मैंने आपको ऊपर सिखाया कि हेक्साडेसिमल को बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करते हैं, और फिर उसके बाद लेक्चर नंबर 2 में मैंने आपको सिखाया था कि बाइनरी को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो वो आप खुद ही कर लेना इनडायरेक्ट मेथड। मैं आपको ये सम ऑफ वेट्स मेथड सिखाता हूँ। तो सम ऑफ वेट मेथड में आप क्या करते हो कि अपनी हेक्साडेसिमल की वैल्यू को डायरेक्ट कन्वर्ट करते हो डेसिमल में। तो ये कैसे करेंगे, उसके लिए आपके पास एक हेक्साडेसिमल वैल्यू होनी चाहिए। तो हमें यहाँ पे सामने एक हेक्साडेसिमल वैल्यू दी हुई है CA02। तो यहाँ पे इसको कन्वर्ट करते हैं, देखना जरा कैसे कन्वर्ट करेंगे बता देता हूँ। ये देखो यहाँ पे लिखो पहले हेक्साडेसिमल वैल्यू CA02। ठीक है, अब दोस्तों अपने इस हेक्साडेसिमल की वैल्यू को डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए पहले आपको ये पता हो कि ये जो C है ये किसके बराबर होता है डेसिमल में। तो दोस्तों हेक्साडेसिमल का जो C है वो डेसिमल के अंदर 12 के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, 12 के। ठीक है, C जो है वो 12 के बराबर होता है। ऐसी जो A है, जो हेक्साडेसिमल का A है वो किसके बराबर होता है, 10 के बराबर होता है। और 0 0 के बराबर होता है। हेक्साडेसिमल का 0 जो है वो डेसिमल में 0 के बराबर ही होता है। और उसके बाद 2 जो है वो किसके बराबर होता है, 2 जो है वो 2 के बराबर ही होता है। तो अब ये भी आपका आंसर नहीं आया। मैंने आपको बेसिकली ये बताया कि ये अगर आपके पास अल्फ़ाबेट लगे हो तो उसको पहले आप कन्वर्ट करो डेसिमल वैल्यू के अंदर, फिर उसको नेक्स्ट हम प्रोसेस करते हैं। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट प्रोसेस कैसे करेंगे। ये जो आपने इनके डेसिमल इक्विवेलेंट निकाले हैं ना, इनको अब आप मल्टीप्लाई करोगे इनकी बेस 16 के साथ। इसको हम कहते हैं सम ऑफ वेट मेथड। या ये आपको कल मैंने लेक्चर 2 के अंदर भी सिखाया था जब आपने बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट किया था, याद है। वहाँ पे हमने अपनी बाइनरी के हर डिजिट को मल्टीप्लाई किया उसकी बेस 2 के साथ, और फिर दरमियान में प्लस का सिंबल लगाया, और फिर बाद में जो बेस 2 थी उसके ऊपर पोजीशन मतलब पावर लगाई। तो ऐसे यहाँ पे भी करेंगे कि ये जो आपने डेसिमल इक्विवेलेंट निकाला है ना, C का 12 और A का 10, तो इसको आप मल्टीप्लाई करो अब इसकी बेस के साथ। तो पहला वैल्यू क्या है 12 मल्टीप्लाई उसकी बेस 16, देन प्लस उसके बाद नेक्स्ट वैल्यू क्या है A, यानी A को मल्टीप्लाई करेंगे 16 के साथ, तो A मीन 10, तो 10 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 16 के साथ, उसके बाद प्लस, उसके बाद नेक्स्ट क्या है जी, नेक्स्ट है 0, तो 0 डायरेक्ट मल्टीप्लाई होगा, 0 मल्टीप्लाई 16 प्लस उसके बाद क्या 2 है, तो 2 मल्टीप्लाई 16। तो ये देखें इस तरह कर दिया। ये देखें सिर्फ फ़र्क क्या है, कल हमने लेक्चर 2 में भी ऐसे किया था, मल्टीप्लाई किया था उसकी बेस के साथ, लेकिन वहाँ बेस 2 थी क्योंकि वो बाइनरी वैल्यू थी, इसलिए हमने 2 के साथ मल्टीप्लाई किया। यहाँ पे ये हेक्साडेसिमल वैल्यू है इसलिए इसमें बेस 16 हमने यूज़ की है। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद ये जो बेस है इसके ऊपर पावर लगाते हैं राइट टू लेफ्ट। तो पहली बार पावर 0, फिर 1, फिर 2 और फिर उसके बाद 3 लगा ली पावर। अब इनको आपस में सॉल्व करो। तो सॉल्व कैसे करेंगे, उसके लिए आप पहले ये 16 की पावर लोगे 3 तक। ठीक है, 16 की पावर 3 तक जो भी आएगी उसको आप मल्टीप्लाई करोगे 12 से, जो आंसर आएगा उसको यहाँ लिख लोगे आप। ठीक है, फिर प्लस का सिंबल लगाओगे, फिर उसके बाद आप यहाँ पे इसको सॉल्व करोगे 16 की पावर 2 तक लेंगे, और जो आंसर आएगा उसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, उसको आप यहाँ पे लिख लोगे फिर। ठीक है, तो ये यहाँ पे सर ने करके दिखाया भी होगा। ये देखो मैं यहाँ पे बता देता हूँ आपको। ये देखो सर ने पहले C को, यहाँ पे सर ने पहले C को कन्वर्ट नहीं किया, सर ने डायरेक्ट पहले मल्टीप्लाई किया। C को 16 से, A को 16 से, उसकी बेस 16, 0 को 16 से, 2 को 16 से, फिर उसके बाद ने क्या किया पावर सॉल्व किया। 16 की पावर 3 हो तो वो 4096 के बराबर होता है, उसको वो लिखा। 16 की पावर 2 हो तो वो 256 के बराबर होता है। 16 की पावर 1 हो तो वो 16 के बराबर होता है। 16 की पावर 0 तो वो 1 के बराबर होता है। फिर उसके बाद ये जो आंसर है इनको आपस में मल्टीप्लाई किया, तो C जो है वो आपको मैंने जैसे बताया था 12 के बराबर होता है, तो वो 12 को मल्टीप्लाई किया इस आंसर के साथ, फिर इसको इसके साथ, फिर इसको इसके साथ, और फिर इसको इसके साथ, फिर उसको सबको आपस में प्लस किया, तो हमारे पास आंसर आ गया 51714। तो ये हमारे पास डेसिमल आंसर आ चुका है। ठीक हो गया, चलें जी नेक्स्ट दोस्तों हमने क्या करना है, हेक्साडेसिमल की एडिशन और सब्ट्रैक्शन देखनी है। तो ये अजान हो रही है, तो इंशाल्लाह हम अजान के बाद जो है इसको कंटिन्यू करेंगे, तब तक आप वेट करें। थैंक यू दोस्तों। अब हम हेक्साडेसिमल के अंदर एडिशन और सब्ट्रैक्शन करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम एडिशन देखेंगे कि हेक्साडेसिमल में एडिशन कैसे की जाती है। तो ये देखें, ये हमें एक नंबर 1 यानी हेक्साडेसिमल में एक वैल्यू दी गई है 2AC6,
उसके बाद हमें जो दूसरा नंबर गिवन है हेक्साडेसिमल के अंदर वो है जी 92B5। अब इन दोनों नंबर्स को हमने ऐड करना है हेक्साडेसिमल के अंदर। चलिए सबसे पहले राइट साइड से शुरू करते हैं। तो 6 + 5 कितना होता है? 11। तो 11 हमने हेक्साडेसिमल में लिखना है। ये 6 + 5 का आंसर 11 होता है, लेकिन ये 11 किसके अंदर है? डेसिमल के अंदर है। अब इस डेसिमल को हमने कन्वर्ट करना है हेक्साडेसिमल में, फिर यहाँ पे आंसर लिखना है। तो यहाँ पे जो भी आप आंसर लिखोगे ना, वो भी हेक्साडेसिमल में होना चाहिए, वो डेसिमल में नहीं होना चाहिए। तो ये जो आपने आंसर फाइंड किया, ये डेसिमल में है। तो इस डेसिमल 11 को हम अगर हेक्साडेसिमल में लिखें तो 11 जो है उसकी हेक्साडेसिमल वैल्यू होती है कैपिटल बी। तो ये देखो हमने वहाँ पे कैपिटल बी लिख लिया। ठीक हो गया? समझ आ गई बात की? नेक्स्ट अब इसको सॉल्व करेंगे। सी और बी को प्लस करेंगे तो सी और बी को हम सबसे पहले ये देखेंगे कि सी की वैल्यू क्या होती है। तो डेसिमल के अंदर दोस्तों सी की वैल्यू होती है 12। कितनी होती है? 12। ठीक है। और बी की वैल्यू होती है 11। ठीक है। इन दोनों को प्लस करते हैं। दोनों को प्लस करेंगे तो जवाब क्या आएगा? जवाब आएगा 23। ऐसी है ना, 2 + 1 = 3 और 1 + 1 = 3। अब ये 23 किसके अंदर है? डेसिमल के अंदर है। तो इसका हमने इस 23 का सबसे पहले हेक्साडेसिमल फाइंड करना है। तो मैंने आपको अभी भी बताया था कि आप किस तरह से डेसिमल के अंदर सॉरी एक्सेल के अंदर किस तरह से हेक्साडेसिमल डेसिमल को डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं, या हेक्साडेसिमल को किसी किसी भी वैल्यू को हम किसी भी नंबर सिस्टम में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं चाहता हूँ, मेरे पास एक हेक्साडेसिमल वैल्यू है जो कि है 23। ठीक है, सॉरी डेसिमल वैल्यू है। यहाँ पे चलते हैं। डेसिमल वैल्यू है जो कि है क्या बोला? 23। इस 23 का मैंने हेक्साडेसिमल फाइंड करना है। तो मैं यहाँ पे आऊँगा एक्सेल में, और यहाँ पे मैंने कहा मेरे पास एक वैल्यू है 23 जो कि डेसिमल के अंदर है, मुझे इसका हेक्साडेसिमल फाइंड करना है। तो हेक्साडेसिमल फाइंड करने के लिए यहाँ मैं लिखूंगा इक्वल, और मैंने डेसिमल को हेक्सा में कन्वर्ट करना, तो मैंने लिखूंगा DEC डेस टू HEX हेक्स। ठीक है। और उसके बाद ये वैल्यू मुझे पास करनी है और एंटर प्रेस कर दिया मैंने। तो जनाब डेसिमल का 23 हेक्साडेसिमल के अंदर 17 के बराबर होता है। तो ये हमें पता चल गया। हम यहाँ पे आते हैं। तो मैंने कहा यहाँ पे मैंने कहा कि मेरी जो आंसर है 23 का हेक्साडेसिमल के अंदर वो है 17। तो 17 का हम 7 जो है यहाँ पे लिख लिया, और जो ये 1 है, ये 1 जो है कैरी चला गया ऊपर यहाँ पे। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गई? ओके नेक्स्ट। अब इस ये जो कैरी 1 गया, इसको अब इन तीनों को प्लस करेंगे तो 1 + A + 2। तो सबसे पहले आप ए की वैल्यू क्या होती है? ए की वैल्यू होती है डेसिमल के अंदर 10। तो 10 + 1 11, 11 + 2 13। 13 आंसर आया आपका डेसिमल। ये आंसर डेसिमल में आया। जो भी यहाँ पे आप प्लस करने के बाद आंसर आएगा ना, वो डेसिमल में होगा, उसको पहले आप हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करोगे। तो ये 13 हेक्साडेसिमल के अंदर किसके बराबर होता है? A B C 10 11 एक मिनट, यहाँ पे बल्कि लिख लेते हैं यार, हमारे पास एक्सेल में है तो सही। तो हमने यहाँ पे लिखा 13, वो ठीक है डी के बराबर होता है। तो यहाँ पे हमने लिख दिया डी। ये देखो हमने यहाँ पे लिखा दिया डी। तो डी आंसर लगा दिया यहाँ पे। ओके जी। उसके बाद अब 9 + 2 कितना होता है? 11। 11 आंसर है। अब इस 11 को हम कन्वर्ट करेंगे पहले हेक्साडेसिमल में। तो हमारे हमारे पास वैल्यू है डेसिमल में 11। तो ये हेक्साडेसिमल में किसके बराबर होता है? बी के बराबर होता है। तो यहाँ पे हमने लिख दिया बी। तो ये देखो हमने यहाँ पे लिख दिया बी। समझ की बात की? तो ये आपके एडिशन इस तरह से सॉल्व करते हैं। क्लियर हो गया कि जो भी आंसर आता है उसको पहले आप वो डेसिमल में होता है, उसको पहले आप हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करोगे, फिर जो आंसर आएगा उसको यहाँ पे जो मतलब वैल्यू आएगी उसको यहाँ पे लिखोगे। ठीक है। अब चलते हैं जी सब्ट्रैक्शन पे। सब्ट्रैक्शन जल्दी करके दिखाता हूँ आपको। तो सब्ट्रैक्शन करने से पहले मैं एक काम करता हूँ, ये जो है सारा रिमूव कर देता हूँ ताकि आपको क्लियर पता चल सके। ये जो गंद पड़ा हुआ है ये हम सारा रिमूव कर देते हैं। ठीक है जी, कर लिया। चलें जी अब यहाँ पे चलें जी अब हम करते हैं सब्ट्रैक्शन। तो सब्ट्रैक्शन के लिए देखें सबसे पहले हमें जो वैल्यू गिवन है वो ये दो नंबर्स हैं। पहला नंबर है 92B5, दूसरा नंबर है 2AC6। ठीक है, ये दो नंबर्स हैं, इनको आपस में मतलब नंबर 1 में से नंबर 2 सब्ट्रैक्ट करना है। अब देखो 5 में से माइनस करना है 6। तो मुझे बताएं क्या 5 में से 6 माइनस होता है? नहीं, क्योंकि 5 छोटी वैल्यू है और 6 बड़ी वैल्यू। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से बी में से एक बारो लेंगे। यहाँ पे देखें ये हमने एक 1 बारो लिया। ठीक है, तो जब बी में से 1 बारो लेंगे तो बी बी में बाकी क्या बचेगा? बी का मतलब क्या होता है? बी का मतलब होता है 11। बी का मतलब होता है 11। तो जब 11 में से एक बारो यहाँ पे गया तो बाकी क्या बच गया? बाकी बच गया 10, यानी ए बच गया यहाँ पे। बाकी यहाँ पे ए रह गया, यानी 10 बच गया यहाँ पे। समझ रहे बात को? तो चलिए मैं यहाँ पे बड़ी स्क्रीन पे आपको करके दिखाता हूँ। यही चीज़ मैं आपको बड़ी स्क्रीन पे करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिएगा ज़रा, ये इसको मैं यहाँ पे ना करके दिखाता हूँ आपको बड़ी स्क्रीन पे। तो यहाँ पे हमें जो वैल्यू गिवन है वो क्या क्या है वो मैं देख लेता हूँ यहाँ से। वैल्यू है पहला नंबर है 92B5। 92B5 92B5। और दूसरा नंबर है जिसमें से माइनस करना है, वो दूसरा नंबर हमारे पास
2AC6 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 लिख लिया। चलें जी, इनमें से हमने अब माइनस करना है, पहली वैल्यू में से दूसरी वैल्यू को माइनस करना। चलें जी, करें जी। 5 में से 6 माइनस नहीं होता, हमने यहाँ से बी में से एक 12 ले लिया यहाँ पे, ठीक है। और जब यहाँ पे बाकी के बच गए, जब बी का मतलब होता है 11, तो 11 में से बाकी बच गए 10, यानी 10 मतलब ए बच गए यहाँ पे, मतलब बाकी रिमेनिंग बच गया ए। जब एक 12 यहाँ पे गया तो बाकी यहाँ पे ए, बी में से ए बच गया, ठीक है। अच्छा यहाँ पे देखिए, अब ये जो हमने 12 लिया, ये 12 इसके अंदर प्लस नहीं होता। ये बात आपको पता है ना, मैथ का रूल है कि जो हम 12 लेते हैं वो आपकी एग्जिस्टिंग वैल्यू में प्लस नहीं होता, बल्कि उसके साथ लिखा जाता है ऐसे। मतलब ये 1 जो हमने 12 लिया ना, ये इसका मतलब ये है, मतलब 15 हो गया ये। जब यहाँ से 1 12 लिया यहाँ पे, तो ये बन गया 15। अब ये जो 15 है, ये 15 में से हम 6 माइनस करेंगे, 15 में से 6 माइनस करेंगे तो क्या जवाब आएगा 6। 15 में से अगर हम 6 जो है वो माइनस करें तो जो आपके, लेकिन इस 15 को पहले आप कन्वर्ट करोगे, जैसे यहाँ पे देखो सारे ने किया होगा। 15 को पहले जनाब आप कन्वर्ट करोगे, ठीक है। ये भी बात याद रखिएगा, क्योंकि ये जो 15 आया ना, ये जो 15 आया, ये हेक्साडेसिमल का 15 है, ये डेसिमल का 15 नहीं है। तो हेक्साडेसिमल का अगर 15 हो ना, तो उसका मतलब होता है वो एफ है। वो क्या है, सॉरी, हेक्साडेसिमल का 15 का मतलब क्या होता है वो मैं यहाँ पे करके दिखाता हूँ आपको। अगर मान लो हेक्साडेसिमल का 15 हो तो वो डेसिमल, सॉरी पहले हमने इसका डेसिमल निकालना है, हमने पहले इसका क्या निकालना है, डेसिमल निकालना है। तो मैं यहाँ पे थोड़ी सी गलती कर रहा हूँ, वो ये है, मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ, यहाँ पे दोबारा चलने बताता हूँ कि जो 1 12 लिया तो ये इसके साथ ऐसे ऐड हो गया, ये बन गया 15। ये 15 भला कौन सा है, ये डेसिमल का 15 नहीं है, ये हेक्साडेसिमल का 15 है। तो अब हमने ये देखना है कि हेक्साडेसिमल का 15 जो है वो डेसिमल में किसके बराबर होता है, क्योंकि माइनस तो डेसिमल में होता है ना, हेक्साडेसिमल में तो माइनस नहीं होगा। तो माइनस करने के लिए हमें इसको पहले 15 को कन्वर्ट करना पड़ेगा डेसिमल में। जैसे हम आंसर को कन्वर्ट करते हैं हेक्साडेसिमल में, ऐसे इस हेक्साडेसिमल की वैल्यू को हम पहले कन्वर्ट करेंगे डेसिमल में। तो 15 को हम कन्वर्ट करेंगे डेसिमल में, तो डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए हम लिखेंगे इक्वल, ये मेरी हेक्स वैल्यू है जिसको मैंने 2 डेस में कन्वर्ट करना, मतलब डेसिमल में कन्वर्ट करना। तो मैंने यहाँ पे इस वैल्यू को सिलेक्ट किया और एंटर प्रेस कर दिया। चलें जी, ये देखें, ये हमारी जो हेक्साडेसिमल वैल्यू थी 15, ये डेसिमल के अंदर किसके बराबर होती है, ये डेसिमल के अंदर 21 के बराबर होती है, ठीक है। अब यहाँ पे इसका मतलब है, इस 15 का मतलब है 21, इस 15 का मतलब असल में क्या है 21। इस 21 में से 6 माइनस किया जब, तो जवाब क्या आया, जवाब आया 15। ये अब 15 किसका है, ये 15 डेसिमल का है। अब इस डेसिमल के 15 को हम कन्वर्ट करेंगे पहले हेक्साडेसिमल में। तो यहाँ पे ये देखेंगे हमारे पास कैलकुलेटर है, इस 15 को हमने कन्वर्ट किया हेक्साडेसिमल में, तो हमारे पास आंसर आया एफ, तो यानी यहाँ पे आंसर आ गया एफ, ठीक है। चलें जी, अब यहाँ पे दोस्तों देखो, ए ऊपर ए है नीचे सी है, ए में से सी माइनस नहीं होता क्योंकि ए छोटी वैल्यू है, सी बड़ी वैल्यू है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से एक 12 लेंगे, तो इस 2 में से एक 12 यहाँ पे लिया हमने, तो ये बन गया 1a, ये क्या बन गया 1a। और यहाँ पे क्या बची, बाकी रिमेनिंग रह गया 1 रह गया बाकी रिमेनिंग, ठीक है। अब 1a ये हेक्साडेसिमल वैल्यू है, इसको हम पहले कन्वर्ट करेंगे डेसिमल में। तो 1a को डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए हम यहाँ लिखेंगे 1a, इसकी डेसिमल वैल्यू होती है 26। तो 26 यानी इसका मतलब 1a का मतलब है 26, 26 में से c माइनस करेंगे, तो c का मतलब क्या है, c जो है वो किसके बराबर होता है, हम ये भी देख लेते हैं। c जो है 26 है, पहला आंसर ये याद रखिएगा, यहाँ पे 26 है, 1a का मतलब है 26, ठीक है। इस 26 में से आपने c माइनस करना। अब c की वैल्यू क्या होती है, तो c की हम यहाँ पर लिखेंगे c, इसकी वैल्यू होती है 12, ठीक है 12, यानी 26 में से आपने 12 माइनस करना। तो यहाँ पे आपको अगर आप करो 26 माइनस 12 इक्वल दबाया, क्या जवाब है 14। अब ये 14 किसका है, ये 14 असल में डेसिमल वैल्यू है, इसको पहले हम हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। तो 14 हमारा आंसर है 14, तो 14 को मैंने कहा कन्वर्ट करो हेक्साडेसिमल में, तो हेक्साडेसिमल में उसका आंसर आया ई, तो हम यहाँ पे लिखेंगे हमारा आंसर क्या है ई, तो यहाँ पे आ गया ई, ठीक हो गया। अब नेक्स्ट यहाँ इसको सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे क्या बच गया था, बाकी जब हमने 12 लिया तो यहाँ पे बच गया था 1, तो 1 में से ए माइनस नहीं होता, तो हम क्या करेंगे यहाँ से एक 12 लेंगे, तो इस 9 में से एक 12 लिया यहाँ पे 9 में से 12 एक यहाँ पे लिया, तो ये 11 बन गया, क्योंकि 12 यहाँ जब ये 1 12 यहाँ पे हम लेंगे तो ये इसके साथ अटैच हो जाएगा, तो ये बन गया 11। और यहाँ पे जब हमने 1 12 लिया तो यहाँ से बाकी क्या बच गया 8 बाकी रह गया, ठीक है। अब ये 11 किसका, हेक्साडेसिमल का, इसको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, तो हेक्साडेसिमल का 11 जो है वो डेसिमल के अंदर 17 के बराबर होता है। अब इस 17 में से हमने माइनस करना है ए को, तो ए की वैल्यू क्या होती है 10, यानी 17 में से अगर हम 10 माइनस करें, यानी ए चूँकि 10 के बराबर होता है, तो यानी 17 में से 10 माइनस करें जो आता है 7, वो 7 किसका है, वो 7 बेसिकली हमारे पास कौन सी वैल्यू है, डेसिमल वैल्यू है। तो 7 डेसिमल का हेक्साडेसिमल के अंदर भी 7 के बराबर ही होता है, तो यहाँ पे आंसर आ गया 7। उसके बाद यहाँ पे क्या वैल्यू है 8, 8 में से 2 माइनस किया, जवाब क्या आया 6,
तो ये आपका आंसर आ गया सब्ट्रैक्शन का। इतनी देखिए मेहनत से मैंने आपको करवाया है, तो आपका लाइक तो बनता है ना, कमेंट भी अच्छा सा बनता है और सब्सक्राइब भी बनता है। अगर इतनी मेहनत के बावजूद भी आप जो है चैनल को सब्सक्राइब ना करो, सपोर्ट ना करो, लाइक ना करो, शेयर ना करो, तो ये गलत बात है। ठीक है, तो चलें ये हमारा आंसर है 6-7 EF। तो देखते हैं क्या यही आंसर है, 6-7 EF, बिल्कुल करेक्ट जी, यही आंसर है। थैंक यू सो मच, टिल देन गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।